चलिए, तो प्राचीन भारत के इतिहास में आगे की कड़ी हम देखते हैं। और कल तक हमने क्या पढ़ लिया था कि ये ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और कौन सा महाजनपद काल, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तीनों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। और इसके पहले हमने देख लिया कौन सा, राजनीतिक। और राजनीतिक के हमारे को क्या पता है, मापदंड। और मापदंड में ये है पूरा, ऐसे ही है ना, ये पूरे मापदंड है। इन्हीं मापदंडों पर हम उसको लिखते जाते हैं। जैसे कि पहला नंबर क्या था, क्षेत्र विस्तार ऋग्वैदिक काल में यमुना नदी तक, उत्तर वैदिक काल में गंडक नदी तक, और महाजनपद काल में तीस्ता नदी तक। अब राज्य की जो इकाई है यहाँ पर बनती है जन, क्या रहती है, तो यहाँ पर जाकर क्या हो जाता है, जन बड़ा होके क्या हो जाता है भाई, जनपद। और जनपद और बड़ा हो गया तो इसलिए नाम क्या पड़ा, महाजनपद। और कितने महाजनपद बनाते हो, इन 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा कौन उत्थान होगा, मगध का। और मगध जो है सबसे ज्यादा उत्थान होने का कारण किसका, मगध का। यहां पर होगा मगध, पाटलिपुत्र बोलते हैं ना, है यही। यहां पर जाकर के मगध का क्या होने वाला है, उत्थान। जिसकी उत्थान होने का कारण उसकी राजधानी राजगृह, उसकी राजधानी क्या थी, राजगृह। कितनी पहाड़ियों से घिरी है, 5 पहाड़ी से घिरी, तो कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा। और पाटलिपुत्र, सॉरी, राजगृह, और फिर अगले नंबर की राजधानी पाटलिपुत्र। कौन सी, पाटलिपुत्र, जो 5 नदियों से घिरी उपजाऊ भूमि का क्षेत्र है। और एक प्रकार से स्थलीय भू सामरिक क्षेत्र बनाती है, स्थलीय नहीं, सॉरी, जलीय भू सामरिक क्षेत्र, मतलब उस पर कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा, क्योंकि नदी में क्या आ जाएगी, बाढ़, ऐसा। इसलिए मगध का क्या होने वाला है, उत्थान होगा। आगे बढ़ते हैं। तो राजनीतिक वाला हम देख चुके, उसके पूरे क्या याद रखना है, केवल पैरामीटर याद रखना है। राजनीतिक के बाद दूसरा नंबर कौन सा है, सामाजिक, ठीक है। और ये सामाजिक वाला भी जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी की आवश्यकता हमको आगे पढ़नी है कि ऋग्वैदिक काल में समाज में कितने वर्ण थे, 4 वर्ण, 3 वर्ण, कितने वर्ण, ठीक है। तो सामाजिक वाला जो हिस्सा है दूसरे नंबर का, कौन सा, सामाजिक ना, दूसरा कौन सा है, सामाजिक। उसका थोड़ा सा रिवीजन एक बार कर लें। आर्थिक का, ये तो राजनीतिक का बस 2 याद रखो अब मुख्यतः, बाकी आगे देख लेंगे। कि राजनीतिक में यहाँ पर कैसी व्यवस्था थी भाई, कैसी, गणतंत्र, क्योंकि मुखिया कैसा, निर्वाचित। यहाँ पर क्या आया, राजतंत्र, यानी अब मुखिया का पद कैसा हो गया, वंशानुगत। और यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र क्यों बोला, हाँ, क्योंकि वो जो है पिता को मार के राजा बन जाता था। किसको, तो पिता को अगर कोई मार दे तो वो आदमी कैसा है भाई, इसलिए नाम क्या पड़ा, निरंकुश राजतंत्र, ठीक है। ये पॉलिटी के पार्ट थे, इनको मैं हटा दे रहा हूँ। ये याद रखना है सबको, कौन सा काल में क्या, ठीक है ना। आगे फिर और बातचीत करेंगे। चलो, राजनीतिक के बाद दूसरा क्या था, सामाजिक, है ना। और सामाजिक भी हमने आपको पूरा लिखा दिया है, किस, कौन सा, सामाजिक। थोड़ा सा परिचय ले ले। सामाजिक में ऋग्वैदिक काल में पशुचारक लोग हैं, कैसे लोग, पशुचारक लोग, पशु चराते चराते आएंगे, है ना, क्या चराते हुए, पशु चराते हुए आएंगे। तो स्वाभाविक है कबीले में रहेंगे, झुंड में रहेंगे, कोई अभी उनका बहुत नियम कानून नहीं बन पाएगा। धीरे धीरे नियम कानून विकसित होता जाएगा, धीरे धीरे नियम कानून विकसित होगा। तो इन्होंने समाज में 3 वर्ण बनाए थे। कितने वर्ण थे, है ना, वर्ण कितने, 3 वर्ण। पहला राजन्य बोला, राजन्य मतलब पहला राजन्य, दूसरा, पहला ब्राह्मण था क्या, हाँ, पहला नंबर का ब्राह्मण, दूसरा नंबर राजन्य, और तीसरा नंबर सामान्य, सामान्य, ठीक है। कोई बता पाएगा क्या, इसको थोड़ा सा याद करो। ऋग्वैदिक काल जिनने पढ़ दिया, उसमें हमने कहा था कि मुखिया का पद जो है वो वंशानुगत नहीं है, निर्वाचित है, याद है। और मुखिया को सहायता और सलाह देने के लिए सभा, समिति और विदत होता था, ठीक है। तो विदत यानी विद्वानों का, किसका, है ना,
तो वो जो विदत लोग थे, जो विद्वान थे, उन्हीं को उन्होंने ब्राह्मण बोला था। क्या बोला था? फिर दूसरा क्या था? सभा। सभा में कौन लोग रहेंगे? बुजुर्ग। तो बुजुर्ग मतलब उनको उन्होंने अपने पद में थोड़ा महत्व दिया था, इसलिए उनको क्या नाम दिया? राजन। यानी ये किससे बना होगा? ये जो वर्ग बना ये किससे बना होगा? सभा से। किससे? सभा से। और तीसरा क्या था? सामान्य। सामान्य किसको बोलते हैं? आमजन। आमजन किसमें? समिति में, जिसमें महिलाएं भी रहेगी। इस प्रकार ये तीनों ने प्रतिनिधित्व कर दिया, ऐसे जोड़ दिया हमने। समाज में कितने वर्ण बने? 3। और ये तीनों वर्ण जो बने वो उनके कर्म के आधार पर बने। किसके आधार पर? जो काम करना है उसके आधार पर बना। जैसे कि एक व्यक्ति ज्ञान दे रहा है, ये देखो क्या दे रहा है? ज्ञान देने वाले को उन्होंने क्या बोल दिया? ठीक है ना? कुछ लीडरशिप का काम कर रहे हैं, मतलब समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सब उनको महत्व देते हैं क्योंकि अनुभव है, तो उनको क्या बोला दिया? राजन्य। और तीसरे वाले में सामान्य लोग रखा। ऐसे 3 वर्ण किसके आधार पर बने? कर्म के आधार पर। कर्म यानी क्या? पेशा। इस आधार पर बना था। कौन से काल में? ऋग्वेदिक काल में वर्ण कितने हो गए? 3 वर्ण। लेकिन जब कौन से काल में जाओगे? उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 4। अब यहां पर एक वर्ण बन गया ब्राह्मण वर्ण, दूसरा क्षत्रिय। क्योंकि यहां आते तक क्षत्रिय क्यों पैदा हुए? अब कोई बताएगा? हाँ, अभी इसके पहले गाय के लिए युद्ध हो रहा था, लेकिन अब युद्ध किसके लिए होने लगा? जमीन के लिए होने लगा। क्षेत्र को जीतने वाला क्षत्रिय। क्योंकि युद्ध किसके लिए होने वाला है उत्तर वैदिक काल में? क्षेत्र के लिए। और क्षेत्र को जीतने वाला क्या कहलाएगा? क्षत्रिय कहलाएगा। इसलिए एक वर्ण बन गया कौन सा? क्षत्रिय। ठीक है। फिर तीसरा क्या आया? वैश्य। मतलब थोड़ा थोड़ा आप कृषि करने लग गए थे, स्थायी कृषि। क्या? तो कृषि में थोड़ा थोड़ा सरप्लस आएगा। सरप्लस मतलब अधिशेष बोलते हैं। उसका व्यापार होने लग जाएगा, इसलिए कौन सा वर्ग आएगा? व्यापार करने वाला एक वर्ग आएगा। और जो कुछ नहीं कर सकता तो उसको उन्होंने क्या कहा? शूद्र कहा। यार ये कोई काम का ही नहीं है, कोई काम का नहीं है, इसके उसको क्या बोल दिया? कोई काम का नहीं है। उसको हे दृष्टि से देखते हो आप, कोई काम का नहीं, निठल्ला है, ऐसे ही बोलते हो ना। तो धीरे धीरे वैसे निठल्लों का एक ग्रुप बनने लगा, जो कोई काम नहीं कर रहा था उनको क्या बोलने लगे? फिर वैसे लोगों को कहा कि अब तू कुछ नहीं करता तो कुछ ऐसा काम कर जो कुछ नहीं, जो सबसे खराब है। तो निम्न कोटि का व्यवसाय धीरे धीरे उनको दे दिए और एक वर्ण बन गया। ठीक है। किसका? शूद्रों का। ऐसा किसने बोला? ये 4 वर्ण बनाने वालों ने कहा। ठीक। समाज की व्यवस्था बना रहे हैं, सबको अपने अपने कर्म के आधार पर काम सौंपा गया था। लेकिन अब ये जो कर्म है, यहाँ आते आते तक यहाँ पर हमने कहा था कि मुखिया कैसा होता था? निर्वाचित। और यहाँ पर क्या होने लगा? वंशानुगत। जब यहाँ पर भी वंशानुगत समाज में आएगा तो कर्म जो है अब किस पर आधारित हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर मुखिया का पद वंशानुगत हुआ था ना, याद करो। तो अब आपका काम भी क्या हो जाएगा? वंशानुगत हो जाएगा। जैसे ही वंशानुगत होगा तो वर्ण का आधार क्या बन जाएगा? जन्म। कुछ नहीं करना है, जो आपके पास कॉन्सेप्ट है उसी को क्या करते चलो, जोड़ते जाओगे, जोड़ते जाएंगे, सब चीजें वैसी बननी है। ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या आ गए? शूद्र। 4 वर्ण हो जाएंगे। इन वर्णों में किसको श्रेष्ठ बना दिया जाएगा? ब्राह्मण को श्रेष्ठ बना दिया जाएगा। ठीक है। अभी मैं केवल वर्ण पर बात कर रहा हूं। और वर्ण का आधार, किसका आधार? वर्ण का आधार यहां पर क्या था भाई? पेशा। पेशा या कर्म, है ना। किसका आधार? वर्ण का आधार। वर्ण का आधार क्या है? पेशा है। पेशा यानी कर्म है। और यहां पर वर्ण का आधार अब क्या बन गया? जन्म बन गया। क्यों? क्योंकि यहां मुखिया पहले क्या हो रहा था? निर्वाचित। और यहां क्या हुआ? वंशानुगत। जन्म का कारण यहां क्या है? वंशानुगत होना। वंशानुगत होना। ओके। और यहां पर वंशानुगत नहीं बल्कि मुखिया कैसा हो रहा था? निर्वाचित होना। इसके कारण आप अपने, ध्यान से सुनो, आप अपने पेशे का
निर्वाचन यानी चयन करना। प्रतिनिधि को चुनते हो ना आप, किसको चुनते हो? व्यक्ति ने इस समय पर अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार क्या किया था? चयन किया था। ऐसा भी कह सकते। किसका भाई? पेशा या कर्म का, अपनी क्षमता के अनुसार किया। अच्छी बात है, इसलिए सब लोग किसको अच्छा बोलते हैं? ऋग वैदिक काल को अच्छा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुखिया निर्वाचित हो रहा था, तो अब मैं वहां का थोड़ा जोड़ दे रहा हूं। कैसी व्यवस्था थी? गणतंत्र। मुखिया अगर क्या होता है? निर्वाचित होने को क्या बोलते हैं? गणतंत्र होना। और ये गणतंत्र यहां से जे समाप्त हुआ और क्या शुरू हुआ? निरंकुश राजतंत्र। वो निरंकुश राजतंत्र की भले चीजें बदलती गई, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जाके वापिस क्या आया? गणतंत्र आया। इतने साल लग गए थे क्या लाने में? वापिस गणतंत्र को लाने के लिए। और उसी के लिए बार बार वो लोग बोलेंगे कि कौन अच्छा था। अगला, ये जो वर्ण बने हैं ये पेशा या कर्म के आधार पर बने हैं। चयन की स्वतंत्रता है, पेशा चयन की क्या है? स्वतंत्रता है। और पूरा का पूरा समाज यद्यपि इनको महत्व देता है, इनको, राजन्य का मतलब सभा को, सभा में कौन लोग हैं? बुजुर्ग लोग। इसी कारण से समाज जो है वो बन गया पितृसत्तात्मक। कैसा? एक तो सामूहिक परिवार होगा। कैसा परिवार? सामूहिक परिवार होगा। और सामूहिक परिवार में कैसा समाज परिवार बनेगा? पितृसत्तात्मक। क्योंकि किसको महत्व दे रहे हो आप? सभा को। सभा में कैसे लोग हैं? बुजुर्ग लोग, उनको महत्व मिला है। ठीक है, तो पितृसत्तात्मक परिवार होगा, सामूहिक। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज थी कि यहाँ पर समानता का अधिकार था। यानी परिवार में जितने लोग हैं, किसमें? अरे सॉरी, बात ये परिवार की बात है ना। किसकी बात? परिवार की। परिवार में ये चीज होगी, परिवार सामूहिक रहेगा लेकिन पितृसत्तात्मक होगा। मतलब पिता क्या होगा? मुखिया होगा। कौन? पिता मुखिया होगा। लेकिन उस परिवार की एक सबसे अच्छी खासियत होगी कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। जो यहां से टूटेगा, समानता का अधिकार, यानी परिवार में सभी को समान अधिकार है, यानी महिलाओं को भी समान अधिकार है। किसको? इसी समानता के अधिकार जो यहां से टूट करके समानता किसमें कन्वर्ट होने वाली है? असमानता में। किसमें? कौन से काल में भाई? उत्तर वैदिक काल में। और सामूहिक परिवार तो रहेगा। कैसा परिवार? सामूहिक परिवार तो यहां भी रहेगा, लेकिन यहां पर पितृसत्तात्मक भी रहेगा। कैसा? पितृसत्तात्मक। लेकिन जैसे ये पितृसत्तात्मक तो रहेगा, लेकिन किसका आ जाएगा? असमानता का सिद्धांत आ जाएगा। यानी इस असमानता में श्रेष्ठ कौन हो जाएगा? पुरुष श्रेष्ठता की मानसिकता आ जाएगी। किसकी मानसिकता? क्योंकि यही पुरुष श्रेष्ठता की मानसिकता क्यों आपके अंदर घर कर गई? क्योंकि यहां पर ब्राह्मण श्रेष्ठता आ गया था। समाज में कौन श्रेष्ठ? ब्राह्मण श्रेष्ठ। तो परिवार में कौन श्रेष्ठ? पुरुष श्रेष्ठ। और जैसे ही पुरुष श्रेष्ठ होगा तो किसकी स्थिति खराब होगी? महिलाओं की स्थिति खराब होने वाली है। महिलाओं की स्थिति खराब। और इसी महिलाओं की स्थिति को सुधारने का काम शंकराचार्य, गुरु नानक, कबीर मध्यकाल में प्रयास करेंगे। लेकिन आगे चलकर राजा राम मोहन राय इसकी का बीड़ा उठाएंगे। नाम सुना है किसका? और राजा राम मोहन राय कहेंगे कि ये जो महिलाएं हैं, ये इनको पुरुष ने क्या बनाया? अपने आप को श्रेष्ठ, और इनको क्या बोला? निम्न। किसको? महिलाओं को, है ना। महिलाओं को क्या मान लिया? निम्न मान लिया। और इनकी स्थिति लगातार खराब होती जाएगी। किसकी? महिलाओं की। आगे जाएंगे तो गुप्त काल आते आते तक ये देवदासियां बन जाएगी। नाम सुना है कभी? किसकी दासी बना देंगे? देवदासी। किसको? महिलाओं को। और आगे जाओगे तो महिलाओं की कोई कीमत नहीं बचेगी। एक पुरुष 50 महिलाओं से शादी करेगा। ये क्या नाटक है यार? एक पुरुष क्या कर रहा है? 50 महिलाओं से शादी कर रहा है। मतलब राजा कितनी महिलाओं से शादी करेगा? 50 नहीं, 100 जो मर्जी आए कर लेगा। क्योंकि कौन श्रेष्ठ है? पुरुष श्रेष्ठ है। और महिलाएं क्या है? तुच्छ है। जबकि दोनों को देखें तो दोनों मानव है। और फिर इसीलिए हमने अपने पॉलिटी में कहा था कि मानव को क्या देना है? गरिमा देना है, महिलाओं को भी गरिमा देना है। तो राजा राम मोहन राय इस काम की शुरुआत करेंगे और महिलाओं की क्या शुरू करेंगे? मुक्ति का काम। पहले महिलाओं को क्या करेंगे?
मुक्त करेंगे, यानी वो एक प्रकार से घर की चार दीवारी में क्या हो गई है, कैद हो गई है, बुरके में कैद हो गई है। कौन? उनको पहले क्या करना पड़ेगा, मुक्ति करना पड़ेगा, फिर महिलाओं का क्या करना पड़ेगा, उत्थान, फिर उसके बाद में सशक्तिकरण। नाम सुना है महिला सशक्तिकरण? फिर सशक्तिकरण आएगा। और आज मोदी जी कहते हैं महिलाओं के नेतृत्व में विकास। तो महिला मुक्ति का आंदोलन कब से शुरू हुआ है? पहले मुक्ति, फिर क्या होता है, उसका अगला चरण क्या होता है, और फिर सशक्तिकरण के बाद क्या होता है। ऐसे चलेगी कहानी। कहाँ से खराब स्थिति आ गई? उत्तर वैदिक काल में क्या खराब हुआ? पुरुष की क्या आ गई, श्रेष्ठता, पुरुष श्रेष्ठता आ गई। उस पुरुष श्रेष्ठता के चलते परिवार जो है उसमें क्या आ गई, समानता की असमानता। यहाँ क्या चल रहा था, इसलिए क्या बोलेंगे सब लोग, राजा राम मोहन राय क्या कहेंगे कि हमारा समाज कौन से काल में, ऋग्वैदिक काल में कैसा था, अच्छा था। क्यों? क्योंकि परिवार में समानता थी। समाज में वर्ण व्यवस्था तो थी, लेकिन वो किस पर आधारित थी, कर्म पर। जिसने जो कर्म किया, जो काम पेशा अपनाया, वो बन गया। ऐसा होना चाहिए था। और उसके क्या है यहाँ पर, चयन की स्वतंत्रता। किसको चयन करने की? पेशा को। आप अपनी क्षमता के अनुसार पेशे का चयन करें। किसका चयन करें? पेशे का या कर्म का चयन करेंगे, ठीक है। ये बाद में जाकर के क्या हो गया, वंशानुगत यहाँ भी हो गया था। मुखिया का पद वंशानुगत जैसे ही हुआ, समाज का ढांचा ही टूट गया, समाज का ढांचा टूट गया। और जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसने कहा कि हम श्रेष्ठ। कौन श्रेष्ठ? तो जो कमजोर था परिवार में, उसमें जो शक्तिशाली था कौन, पुरुष, वो श्रेष्ठ हो गया। उस समय पुरुष श्रेष्ठ क्यों बना? क्योंकि जैविक रूप से, जैविक समझते हो, बायोलॉजिकल रूप से पुरुष के शरीर कठोर होता है, देखो, और महिलाओं का शरीर मुलायम, ठीक है ना। ये कौन सा है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि नहीं। पुरुष क्या है, कठोर, या शरीर से कैसा है, बलशाली। भोजन जुटाने जाना है तो पुरुष घर से जाएगा शिकार करने, क्योंकि उसको जंगली जानवरों से लड़ना है। किससे लड़ना है? और महिला को बोला कि तुम घर में रहना, क्योंकि तुम कमजोर हो, कि तुम जंगली जानवरों का क्या नहीं कर पाओगी, शिकार नहीं कर पाओगी। उनको घर की चार दीवारी में रखा। और पुरुष कहाँ गया? भोजन की तलाश में, आखेटक की भूमिका में। आखेटक समझते हो? आखेटक यानी क्या होता है? शिकार करने वाले की भूमिका में गया और भोजन जुटा के लाया और महिला को घर में लाकर खिलाया। फिर जो बच्चे थे उनको खिलाया। तो महिलाएं वहां से कहाँ चले गई? घर के अंदर। और पुरुष कहाँ चला गया? बाहर। ये सब हुआ कैसे? केवल शरीर की संरचना के कारण, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से, ठीक है। इसको बोलते हैं जैविक असमानता। क्या बोलते हैं? कुछ समझ में आया? जैविक असमानता मतलब शरीर से असमान। ये जैविक असमानता तक मैं मानता हूं कि दोनों में भिन्नता है, लेकिन इस जैविक असमानता ने आगे चल करके लैंगिक असमानता बना दी। लिंग के आधार पर पुरुष और महिला, ठीक है। जो जैविक रूप से थोड़ा मजबूत था उसने अपने आप को क्या बोलना शुरू कर दिया। क्यों बोला श्रेष्ठ? क्योंकि मैं भोजन ला रहा हूं जुटा के। तो यहां से कहानी बिगड़ी, तो बिगड़ती ही चली गई और हजारों वर्ष इसमें चले गए, हजारों वर्ष, ठीक है। युद्ध लड़ने जाएगा तो कौन जाएगा? क्षत्रिय जाएगा तो पुरुष जाएगा कि महिला? पुरुष जाएगा। वो तो रजिया को धन्यवाद देना चाहिए। किसको? कि पहली बार तलवार लेकर के कोई महिला बाहर निकली। कौन? रजिया निकली ना, ठीक है। तो पुरुष श्रेष्ठता क्यों आई पता चला? बायोलॉजिकली स्ट्रक्चर के कारण। और धीरे धीरे फिर ये स्ट्रक्चर जो पुरुष की श्रेष्ठता का है वो कब टूटेगा? मुक्ति से टूटेगा? बिल्कुल नहीं। महिला को बाहर निकाल रहे हो, मुक्त कर रहे हो। उत्थान से टूटेगा? बिल्कुल नहीं। इससे टूटेगा, सशक्तिकरण से। का मतलब जब महिला खुद क्या करने लगेगी? पैसा कमाने लग जाएगी, तब तो पुरुष उसको महत्व देगा ना, तब तक नहीं देने वाला। तो आपको क्या करना पड़ेगा? महिलाओं का सशक्तिकरण कैसा? आर्थिक। जब वो पैसा कमाने लगेगी तब स्वयं का क्या लेगी? निर्णय लेगी। और जब स्वयं का निर्णय लेगी तो उसको क्या बोलते हैं?
कुछ समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा ऐसे निबंध लिखते हैं। निबंध लिखने के लिए एक ऐतिहासिक एस्पेक्ट भी होता है। उसकी शुरुआत यहाँ से होगी और मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, देख रहे हो आप, और तब जाकर के महिला सशक्तिकरण के निबंध की पृष्ठभूमि बनेगी। ठीक है, इसलिए निबंध कई लोगों को मैं देखता हूँ, कभी हम लोग मेंस लिखने जाते थे तो वो निबंध की बुक ला लेते थे और वो बुक ही पढ़ते रहते थे। मैं सोचता था कि ये बेवकूफ़ी क्या चल रही है यार। निबंध आप हो, आपके विचार है जो आप उस मुद्दे पर रखते हो, वो निबंध है। किसी का बना बुनाया पुस्तकी भाषा का निबंध पे नंबर नहीं आते। निबंध आपको लिखना पहले दिन से शुरू करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा। कुछ टॉपिक्स पर निबंध लिखने के लिए आप थोड़ा कटिंग भी रखते हैं, या जो जो विचार आपको रात में सोते समय आते हैं किसी मुद्दे विशेष पर, उसको आने दीजिए पहले, क्योंकि विचार एक श्रृंखला में आते हैं। और जैसे ही वो आते हैं जल्दी से उठ करके 15 मिनट 10 मिनट दे करके उसको अपने निबंध वाली कॉपी में लिख लीजिए। वो आपके मौलिक विचार है, वही जानना चाहते हो। किसी टॉपिक विशेष पर निबंध लिखेंगे, सबका निबंध डिफरेंट होता है, होना ही चाहिए। अगर 5 लोगों के निबंध एक जैसे मिल गए तो समझ जाता है कि कहीं से रट के आया है, कोई बुक से पढ़ के आया है, कोचिंग से आया है। निबंध ऐसा नहीं होता। निबंध आपके मौलिक विचार है उस मुद्दे विशेष पर, आप कैसा सोचते हो। मेरा सोचने का नजरिया ऐसा है। ठीक है, समझ गए हो? कौन सा एरिया चल रहा था हमारा? हम तो बात कर रहे हैं अभी सामाजिक की। सामाजिक में यहाँ पर परिवार की स्थिति में बहुत अच्छा है, समानता है। यही कहाँ पर आ गई? पुरुष श्रेष्ठता किसमें आ गई? असमानता में। और पुरुष श्रेष्ठता के कारण महिलाओं की स्थिति क्या हो गई? निम्न। यहाँ किसकी स्थिति निम्न हो गई? शूद्रों की। तो इसी को सुधारने के लिए और पुरुष श्रेष्ठता को तोड़ने के लिए कौन से काल में? महाजनपद काल में जैन और बौद्ध 2 धर्म आ जाएंगे, और दोनों का काम एक तरफ किसको तोड़ना है? ब्राह्मण श्रेष्ठता को तोड़ना है। किन की स्थिति सुधारना है? शूद्रों की और वैश्य की स्थिति सुधारना है। यानी समाज में जो यहाँ क्या आ चुकी है भाई? असमानता। इसको किस में कन्वर्ट करना है? समानता में कन्वर्ट करने का काम करेंगे वो। वही यहाँ पर भी खराबी आ गई है, किसमें? परिवार में। परिवार है ना ये तो, कौन सा? परिवार की स्थिति है। परिवार के स्तर पर जो क्या आ चुकी है? असमानता। इसको यहाँ पर फिर से वो किस में लाने की कोशिश करेंगे? समानता। ये किस में काम हुआ? महाजनपद काल में। महाजनपद काल को अच्छी दृष्टि से देखना है। उसका एक कारण यह है कि महाजनपद काल में बहुत सारे बदलाव मिलेंगे। एक, इस उत्तर वैदिक काल में 3 वेद लिखे गए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक इन वेदों के यानी धर्म के जो ग्रंथ है, जिनको ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं, कौन सा? हिंदू ग्रंथ नहीं, कौन सा? अभी मैं ब्राह्मण धर्म ही बोलूंगा, हिंदू धर्म आया ही नहीं अभी। अभी हिंदू धर्म तो 10वीं शताब्दी में आएगा, तब तक हम कौन सा धर्म बोलेंगे? ब्राह्मण धर्म बोलेंगे। तो ब्राह्मण धर्म के विरोध में यहाँ 2 धर्म पैदा होंगे, जैन और बौद्ध। और वो दोनों धर्म के साथ साथ एक और अच्छी चीज होने वाली है इस समय पर, उपनिषद का चिंतन आएगा। किसका? उपनिषद। ठीक है, कभी नाम सुना होगा षड दर्शन का? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, सुना है ना नाम? कौन से दर्शन? षड दर्शन। दर्शन बोला मैंने, धर्म और दर्शन में काफी अंतर है, अभी मैं उसके जस्ट बाद वाले में आने वाला हूं। ठीक है, इधर की पृष्ठभूमि किसकी थी? सामाजिक की है ना, सामाजिक की है। चलिए, तो अब अगला नंबर जल्दी से पहले इसको लिख लें, आर्थिक वाला। और ये सामाजिक वाले को जितनी बार पढ़ोगे उतना आगे का पूरा काम मजबूत होगा। किसको? सामाजिक वाला। कल मैंने सामाजिक का एक क्वेश्चन लिखने दिया था आप लोगों को, है ना, बोला था कि आप लिखिए मन से। मैं आखिरी में आपको बताऊंगा फिनिशिंग टच में उस आंसर को कैसे लिखते हैं। अभी आपने लिखा है, अभी देखिए आपके आंसर में बहुत कमी होगी। जब आगे चर्चा करते जाएंगे तो उसी आंसर को फिर एक बार और लिखना, और आगे लिखना, और अच्छा लिखोगे आप। और जिसको जितने बार अच्छे से लिख लोगे वो निबंध की क्या बन जाएगी? पृष्ठभूमि। किसकी? निबंध की। खुद से देखना है, खुद से सोचना है। चलो, अगला नंबर कौन सा? आर्थिक। ओके, आर्थिक का पैरामीटर बता चुका हूं। किसका? पहला नंबर पशुपालन। पहला काम वो चरवाहे लोग हैं ना, कौन से लोग हैं? चरवाहे लोग। कौन से काल में रहेंगे? हाँ, ऋग्वैदिक काल में ना। चलो, ऋग्वैदिक काल
पहला है हमारा, इसको हम मापदंड बनाते हैं हमेशा, है ना, इसको ऋग वैदिक काल, ठीक है। और लिख कौन सा रहे भाई, आर्थिक। आर्थिक क्रिया में सबसे पहला नंबर क्या होता है, पशुपालन, तो पशुपालन, ठीक है, ठीक। ऋग वैदिक काल में पशुचारक लोग हैं, तो इनका ये पशुपालन का काम प्राथमिक होता है। कौन से काल में, वो पशुपालन ही करेंगे, पशुओं को पालना है, गाय चराना है, गायों के लिए युद्ध करना है, जिसको दशरथ के युद्ध बोले। कौन सा युद्ध, कृषि होती नहीं थी, कौन सी, कृषि। तो हम कहेंगे कि कृषि अगर थोड़ी बहुत शुरुआत हुई होगी बाद में, तो कृषि उनका सेकेंडरी व्यवसाय। सेकेंडरी व्यवसाय मतलब द्वितीयक व्यवसाय। किस समय, ऋग वैदिक काल में कृषि कैसा काम है, द्वितीयक काम है। अब अगर कृषि नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक है कि थोड़ी बहुत शुरुआत होगी, तो कृषि में पैदा क्या होता है, अधिशेष, कृषि अधिशेष, ओके। फिर कृषि अधिशेष नहीं है तो चौथा नंबर, कृषि अधिशेष का क्या करोगे, व्यापार, ठीक है, तो व्यापार से आगे काम होगा। फिर लघु एवं कुटीर उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग आ जाएंगे, आ जाएंगे, ओके। व्यापार और उद्योग से एक नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी, मुद्रा व्यवस्था। कौन सी, मुद्रा व्यवस्था शुरू हो जाएगी। और जब किसी के पास बहुत ज्यादा मुद्रा आ जाएगी और वो व्यापार करेगा, तो सारे व्यापारी कहाँ रहेंगे, नगर में, तो ये क्या आ जाएगा, नगरीकरण। इतने मापदंड है हमारे पास। ये मापदंड पहले तो रटे होना चाहिए, होना चाहिए ना, ठीक, मापदंड रटे रहेंगे। जैसे अभी हमने किसके मापदंड रट लिए, राजनीतिक के, सामाजिक के। अच्छा, सामाजिक के मापदंड, हाँ जी आप बताओ, याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या क्या लिखते हैं सामाजिक में, पहला परिवार, परिवार के बाद समाज या समाज की व्यवस्था, तीसरा विवाह, चलो ठीक है विवाह करा लो, फिर महिलाओं की स्थिति, शूद्रों की स्थिति, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि सब उसमें। उसके बाद मनोरंजन के साधन, बस इतने पर लिखना है ना। अब समाज की व्यवस्था पर सबसे ज्यादा फोकस करना, दो ही चीज को फोकस करना है, अच्छे से बोले तो, एक करना है परिवार को, दूसरे करना है समाज की व्यवस्था को, ठीक है, उसमें विवाह शामिल हो जाएगा समाज की व्यवस्था में, कौन सा। और फिर दो की स्थिति देखना है, किसकी, ऊपर में शूद्रों की और नीचे में महिलाओं। शूद्रों की स्थिति देखोगे समाज के भीतर, महिलाओं की स्थिति देखोगे परिवार के भीतर, दोनों जगह श्रेष्ठता है। कैसे आई पता चल गया, चला है कि नहीं, ठीक है। चलो, ये इतने मापदंड पर। ऋग वैदिक काल के बाद अगला उत्तर वैदिक काल, ठीक है, आएगा। पहले ऋग वैदिक काल में पशुपालन प्राथमिक था, यहां पर द्वितीयक हो जाएगा। किस समय, उत्तर वैदिक काल में द्वितीयक हो जाएगा ना, ठीक है। और कौन सा काल अगला, महाजनपद काल। महाजनपद, ये चार्ट बना रहे हो ना आप लोग जी। महाजनपद काल में पहला पशुपालन में प्राथमिक है, ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में द्वितीयक। द्वितीयक का मतलब है कि पहला काम कृषि का करेंगे, बाद में कुछ पशु भी पाल लेंगे, और वो काम आज तक चल रहा है। आप देखेंगे गांव में तो लोग पहले काम क्या करते हैं, कृषि करने का, दूसरा काम क्या है, पशुपालन का। वो उस समय से चलना शुरू हुआ, कब से, उत्तर वैदिक काल से, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में पशुपालन द्वितीयक हो गया और कृषि क्या हो गया, प्राथमिक हो गया। कृषि प्राथमिक हो जाएगा। अब वो काम जो है वो पूरे समय तक चलता रहेगा। तो महाजनपद में भी यही होगा कि पशुपालन क्या द्वितीयक और प्राथमिक क्या हो जाएगा, कृषि प्राथमिक। अब ये पूरा चलेगा, अब इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आपको याद रखना है, सही है। चलिए, इस समय कृषि जो है द्वितीयक व्यवसाय था, यहां पर प्राथमिक व्यवसाय, वहां भी प्राथमिक व्यवसाय। कुछ काल में, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब कृषि यहां पर प्राथमिक व्यवसाय तो है, लेकिन यहां पर प्राथमिक के साथ साथ विकसित कृषि होगी। कैसी कृषि, क्यों, है ना, विकसित कृषि क्यों, ठीक है। तो हमारे को ये बात पता है ऑलरेडी। यहां देखो, ये काल कौन सा था, ऋग्वैदिक काल। यहां तो वो कैसे लोग हैं, पशुचारक, कृषि करना भी सीखे ही नहीं है। लेकिन यहां पर आते आते तक कौन से काल, उत्तर वैदिक काल आते तक कौन सी नदी तक पहुंच गए वो,
गंडक नदी तक। यहाँ पर किसकी खोज हो गई? लोहे की खोज हुई। तो 500 साल तो उस लोहे की खोज हुई, उससे उन्होंने केवल जंगल काटने में लगे। यहाँ पर क्या है? जंगल है, यहाँ पर जंगल नहीं है तुलनात्मक रूप से। यहाँ पर घास है, यहाँ पर जंगल है लेकिन बहुत ज्यादा घने जंगल नहीं है। यहाँ जाओगे तो और घने जंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ से चलते हैं इधर से तो वर्षा क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। यहाँ वर्षा ज्यादा हो रही इसलिए घने जंगल, यहाँ थोड़ी कम वर्षा होगी तो कम घने जंगल, और यहाँ पर बहुत कम वर्षा हो रही है इसलिए घास रहेगी। क्या रहेगी? तो ये पशुचालन का काम होगा, लेकिन इतनी जगह पर काम नहीं हो सकता। तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि उनको नीचे चले जाना चाहिए था, इधर क्यों बढ़ रहे हैं? अरे ये मरुस्थल है भैया, थार का। कौन सा मरुस्थल है? तो मरुस्थल में जाएंगे तो ना घास मिलनी है ना कुछ मिलना है। कुछ समझ आई बात? तो मैप पर पकड़ रहेगी, इसलिए वो यहां से इधर बढ़े न कि इधर। इधर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपके दिमाग में तो बात आना चाहिए कि वो पशु चरा रहे हैं घास के मैदान में, अगले एरिया में कन्वर्ट होना है, तो उनको तो इधर बढ़ने की बजाय इधर भी बढ़ सकते थे। वो इधर क्यों नहीं बढ़े? क्या था? यहाँ थार का मरुस्थल था, ठीक है। और मरुस्थल को क्रॉस करते तो इधर आगे और दलदल मिलने वाला था। कच्छ का रण क्या है? पूरा दलदली हिस्सा है, इसलिए वो अभी इधर नहीं बढ़ेंगे। क्या करेंगे? लोहे की खोज होगी, और लोहे की खोज से क्या करेंगे? यहाँ पर जंगल काटना शुरू करेंगे कुल्हाड़ी बनाकर एक, और तलवार बना करके अब युद्ध करना शुरू करेंगे कि इतना एरिया मेरा, क्योंकि लोहे से क्या बनेगा अब? तलवारें। इसलिए युद्ध अब किसके लिए चल रहा था? पहले गाय के लिए। यहाँ तो युद्ध गाय के लिए हो रहा था, अब किसके लिए होगा? क्षेत्र के लिए युद्ध शुरू हो जाएगा। और क्षेत्र को जीतने वाला क्या कहलाएगा? क्षत्रिय। अभी तो बोला था आपने, क्षेत्र जीतने वाला क्षत्रिय कहलाएगा। और जो क्षत्रिय होगा तो क्षेत्र जीतने वाला होगा तो वो साहसी होगा। कैसा होगा? साहसी होगा। तो क्षत्रिय वर्ग का व्यक्ति कैसा हो जाएगा? साहसी हो जाएगा। और जो कमजोर रहेगा वो बोलेगा यार अपने को साहस ज्यादा नहीं दिखाना है, थोड़ा बेच बाच के काम चलाना है। तो एक नया वर्ग पैदा होगा, कौन? वैश्य। और उसको क्या काम करेगा? वो व्यापार का। तो व्यापार का काम हो जाएगा, ठीक है। मुद्दा ये था कि यहाँ तो कृषि शुरुआत हुई है, यहाँ पर कृषि की शुरुआत हुई, लेकिन यहाँ तक जाते जाते तक कृषि विकसित हो जाएगी। विकसित होने के दो कारण, एक तो बहुत सारी नदी का यहाँ पर भाबर, तराई, बांगर, खादर पढ़ा है ज्योग्राफी में। क्या चीज? भाबर, तराई, बांगर और खादर। खादर मिट्टी अच्छी होती कहते हो आप लोग, कौन सी मिट्टी? तो यहाँ आके जमा होने वाली खादर। तो यहाँ पर कृषि कैसी हो जाएगी? विकसित। अब जब कृषि विकसित होगी तो पेट पालने के अलावा बचने लगेगी। तो अब आपका ज्योग्राफी काम आ रहा है कि नहीं? यहाँ कौन सी मृदा है? खादर मृदा। जलोढ़ का प्रकार है ना, भाबर और खादर, सॉरी बांगर और खादर। खादर मिट्टी यहाँ पर मिलेगी। एक मिट्टी तो अच्छी है लेकिन वर्षा भी तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो तुलनात्मक रूप से इधर से जाओगे तो यहाँ वर्षा अधिक, यहाँ जाते तक कम, और यहाँ जाते तक बहुत कम। अच्छी कृषि कहाँ होगी? यहाँ पर हो जाएगी। तो कृषि कैसा हो गई? विकसित। तो कृषि विकसित हुआ तो अब युद्ध किसके लिए करोगे? तो क्षेत्र कौन सा जीतना चाहोगे? जो उपजाऊ वाला। यानी पूरे प्राचीन काल और मध्य काल में दिमाग में एक ही बात लाना है, युद्ध केवल होगा उपजाऊ मैदान के लिए। कौन से मैदान के लिए? और उसको बोलते हैं नदी का दोआब। नदी का दोआब मतलब दो नदी के बीच का जो एरिया होता है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि दोनों तरफ की कौन सी मृदा आएगी? खादर मृदा। अरे जलोढ़ का प्रकार खादर है ना, उसमें उपजाऊ है। तो बिना क्या डाले? रासायनिक उर्वरक डाले क्या होगी? बीज डालो फसल, बीज डालो। और वो एरिया में क्या होना चाहिए? साथ में वर्षा भी ठीक ठाक होना चाहिए। तो उत्तर भारत में युद्ध होगा इन एरिया को जीतने के लिए, ये पहाड़ जीतने के लिए। ये तो यहाँ क्या है भाई? प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ तो जंगल भारी होंगे और उपजाऊ मृदा नहीं है, तो यहाँ कौन लड़ने आएगा? तो यहाँ बोलेंगे कि ट्राइब्स को रह लेना आप। किसको? जनजाति को। लेकिन इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार में एक क्षेत्र जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा वो होगा मालवा का पठार। कौन सा पठार? और उसी मालवा के पठार में 16 महाजनपद में अवंती होगा। 16 जनपद में होगा।
यानी पूरे इस भारत में 2 जगह उपजाऊ क्षेत्र है। कितनी जगह? 2 जगह उपजाऊ क्षेत्र है। पहला उपजाऊ क्षेत्र यहां, ये दिख रहा है पूरा, ये वाला हिस्सा, ये इतना बोल दें, ये कैसा क्षेत्र है? उपजाऊ क्षेत्र। इसमें 16 महाजनपद होंगे। कितने? उसमें 16 महाजनपद में एक महाजनपद मगध, जिसका क्या होना है? उत्थान होने का पहला कारण वो तो मैंने पहले बता दिया। अभी जो बता रहे हैं, उपजाऊ भूमि। कैसी भूमि है? कौन सी मृदा है? साधर मृदा। और साथ में क्या हो रही है? वर्षा भी अच्छी हो रही है, तो उपजाऊ कृषि होगी, फसल खूब होगी, तो कृषि का क्या पैदा होगा? अधिशेष पैदा होगा। तो यहाँ का जो राजा है, जो भी, वो क्या करेगा कि वो जो बचा हुआ अनाज है उससे कुछ सैनिक रख लेगा। स्वाभाविक है ना, मेरे पास में अनाज बचा है तो मैं बोलूंगा अरे आ जाओ, आप भी खाओ पियो और साथ में मेरे को युद्ध लड़ने लगो। सेना कैसे होगी? बड़ी। धीरे धीरे यहाँ का मगध का राजा बड़ी सेना रख के धीरे धीरे क्या करेगा? पूरा क्षेत्र जीतते जाएगा और अंत में पहुंच जाएगा यहां तक। कहां तक? इस जगह तक जीतते हुए वापस जाएगा, सारे 16 जनपद को जीतेगा, महाजनपद को। और फिर इधर से सिकंदर आएगा। सुकरात के शिष्य का नाम प्लेटो, प्लेटो के शिष्य का नाम और अरस्तु का शिष्य का नाम सिकंदर। और फिर लड़ेंगे दोनों यहाँ युद्ध। मगध का राजा चला इधर। कहाँ का राजा? घनानंद, नाम सुना कभी? कौन? और इधर से कौन आएगा? अरस्तु का शिष्य सिकंदर। तो उधर सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को पढ़ लेना चाहिए। किसको? सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को, तब तो सिकंदर को भेजोगे। और इधर किसको पढ़ने लेना चाहिए? जैन और बौद्ध को, तब इधर से आगे बढ़ोगे। यहां पर विकास हुआ किसका? मगध का। और मगध के आसपास ही राजगृह, पाटलिपुत्र, कौन सा? वैशाली, नाम सुना है कि नहीं? सारनाथ, उनके चारों तरफ के पूरे क्षेत्रों को मैप पर देख लेना चाहिए। फिर लिच्छवी वंश आगे देखते रहेंगे। आपका पूरा ध्यान यही रहना चाहिए। मैप पकड़ो, मैप में आज भी राजगृह मिलेगा, पाटलिपुत्र नहीं मिलेगा तो पटना मिलेगा, उसके ऊपर जाओगे तो वैशाली मिलेगा, ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा सब। और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर गंडक नदी के पश्चिम में, गंडक नदी तो नहीं भूलोगे? कौन सी नदी? गंडक नदी तो नहीं भूलोगे ना भाई? वो तो बिहार और यूपी की सीमा, मैं 50 बार बोल चुका हूं, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ गया मेरे को भी, वो गंडक बोल बोल के। आपको याद करना नहीं पड़ता है, हम याद करवा देते हैं। कौन सी नदी? गंडक नदी के बिल्कुल पश्चिम में सारनाथ होगा, जहां पर बुद्ध अपना प्रथम उपदेश देगा। और उसको क्या बोलेंगे? धर्म चक्र परिवर्तन। और जब वो घर से बाहर निकलेंगे तो उसको बोलेंगे महाभिनिष्क्रमण, कहेंगे ना। वो आप अपना तथ्य याद रखिए, मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट जोड़ दूंगा। लेकिन मैं जब यहाँ पढ़ूंगा जैन और बौद्ध को, तो पहले उनके स्थल देखूंगा और धीरे धीरे उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाऊंगा। तो आप स्थल के साथ कनेक्शन लगाओगे। लोगों ने आपको जरूर बताया कि सारनाथ में उन्होंने ये लिया था। आप पहले देखो तो कि सारनाथ है कहाँ, क्या चीज, और वैशाली है कहाँ जहां पर उनका जन्म हुआ, लुम्बिनी है कहाँ, वो देखना चाहिए। किस पर देखना चाहिए? मैप पर। एक बार देखोगे यहाँ बैठ जाएगा, उसके बाद फिर आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए। अभी तो हमारा मुद्दा क्या चल रहा था? आर्थिक। और क्या पैदा कर रहे थे आप? कृषि का सरप्लस। सबसे ज्यादा कहां पैदा हुआ? महाजनपद काल में। क्यों पैदा हुआ? पता चल गया। अब वो अगर मान लो कि सरप्लस है कृषि का, तो 2 काम होने वाला है। एक तरफ वो सेना रख लेगा, एक तरफ क्या रखेगा, और दूसरी तरफ वो कृषि अधिशेष को बेचेंगे, तो व्यापार बढ़ेगा और नगर बस जाएगा। तो पाटलिपुत्र जैसा गांव धीरे से नगर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आज वर्तमान में पटना कहलाएगा। नगर नंबर 1 आया कि 2? नगरीकरण नंबर 2, क्योंकि पहला नगरीकरण कब हुआ? हड़प्पा में हो गया था, ये दूसरा नगरीकरण आएगा। ठीक है, समझ गए हो?
चलिए तो जल्दी जल्दी लिख लें। अब सब कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई। चलिए, कृषि यहाँ पर क्या था भाई? ऋग्वैदिक काल में द्वितीयक था। उत्तर वैदिक काल में कृषि क्या हो गया? प्राथमिक, है ना, जल्दी से हो जाएगा। कृषि प्राथमिक, और ये वाला कैसा हो जाएगा? सेकंडरी। अब मैं प्राथमिक को ऐसे लिख दूंगा, चलेगा क्या? है ना, यहाँ पर ये कृषि कैसा है? सेकंडरी, सॉरी पशुपालन सेकेंडरी, और ये फर्स्ट। लेकिन कृषि कैसी हुई है? विकसित होगी। तो कृषि का क्या पैदा होगा? अधिशेष। कृषि अधिशेष आ जाएगा। यहाँ पर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। यहाँ पर भी उतना नहीं आया, थोड़ा लिख दूं मैं। कैसा अधिशेष है? थोड़ा समझते हो ना? हाँ जी। और यहाँ पर कृषि का क्या हो जाएगा? अधिशेष अधिक हो जाएगा। हो जाएगा। चलो, व्यापार। अभी यहाँ पर निष्क और शतमान, निष्क और शतनाम है, शतमान है। शतमान यानी 100 गाय, क्योंकि यहाँ बेचने के लिए, देने के लिए क्या है आपके पास? गाय है। ठीक है, यहाँ धीरे धीरे जेवरात आने शुरू हो जाएंगे। क्या चीज? जेवरात। क्योंकि जब पहली बार हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता के पहले जो है प्रागैतिहासिक काल होता है। कौन सा काल? जिसका कोई इतिहास लिखा नहीं गया उसको क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। जिसका कोई इतिहास लिखा नहीं गया उसको क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक। जब इतिहास लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया उसको बोलते हैं अर्ध ऐतिहासिक। और जो लिखा गया और पढ़ भी लिया तो उसको ऐतिहासिक कहते हैं। तो अर्ध ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता थी, लेकिन उसके पहले ताम्र पाषाण काल था। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल में। तो पहली खोजी गई धातु कौन सी है? तांबा। उसके बाद दूसरी, केमिस्ट्री वाला कोई? कांसा नहीं है, कांसा तीसरी है। कांसा बनता है कापर और टीन को मिलाने से। तो पहले टीन आया होगा तब तो कांसा आएगा। पहली खोजी गई धातु तांबा, दूसरी खोजी गई टीन, और फिर दोनों को मिलाओगे तो कांसा। और लोहा चौथा नंबर कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई है। तो ऐसे नहीं कि सबसे पहले खोजी गई धातु तो लोहा लिख दिया। पहली खोजी गई धातु कौन सी है? तांबा, दूसरा टीन, तीसरा कांसा। दोनों को मिलाकर कापर और टीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कांसा बनेगा। चौथा लोहा कब आया? उत्तर वैदिक काल में। और प्रागैतिहासिक काल में तांबा। प्रागैतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा। तब तो उसको कांस्य युगीन बोलते हैं। अरे कुछ नहीं, जोड़ो बस, क्या करते जाओगे? तब तो कांस्य युगीन बोल रहे हो ना। किसकी खोज हुई थी? कांसे की खोज हुई तब तो कांस्य युगीन बोला, नहीं तो कैसे बोल दोगे? सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय कैसे देते हो? अर्ध ऐतिहासिक है। कैसी है? आगे कांस्य युगीन है, नगरीकृत है, प्राचीनतम है, और कार्बन 14 के आधार पर कालक्रम 2350 से 1750। ठीक है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, इतना परिचय बहुत अच्छे से लिखेंगे। चलो, अभी तो हमारा एक काम हो गया। व्यापार में निष्कर्तमान जेवरात है ना। पहले तांबे के, किसके? तांबा आदि, फिर चांदी आ जाएगी। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो इधर और जेवरात बढ़ते जाएंगे। ये जो जेवरात है ये आपके आगे चल करके मुद्रा के रूप में कन्वर्ट होने वाले हैं। इसमें मुद्रा के रूप में। ठीक है, उनके सिक्के बनाना शुरू कर दोगे फिर, है ना। तो यहाँ मुद्रा व्यवस्था आएगी ना। चलो, लघु एवं कुटीर उद्योग अभी विकसित नहीं है तो क्रॉस मार दूं, चलेगा। मुद्रा व्यवस्था की जगह पर वस्तु विनिमय होगा। क्या होगा भाई? अभी तो मुद्रा आई नहीं है, तो मैं अपना थोड़ा धन लेके, अपना सामान लेके जाऊंगा, सामने वाले को दे दूंगा, उसका ले लूंगा। उसको क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय। कब था? कौन से काल में? ऋग्वैदिक काल में वस्तु विनिमय आया, आ गया। और नगरीकरण अभी नहीं हुआ, नहीं हुआ। चलो, कौन से काल? उत्तर वैदिक काल में व्यापार होगा। यहां तक पहुंच गए थे। लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास प्रारंभ हो गया। मतलब अब उद्योग, थोड़े थोड़े कुटीर उद्योग विकसित होने शुरू होंगे। लेकिन यहां पर जाकर के क्या हो जाएंगे? वो विकसित हो जाएगा, हो जाएगा। व्यापार यहां पर जाकर के विकसित होना चाहिए। कैसा हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। अब ध्यान से सुनते हैं एक और छोटी सी कहानी, क्योंकि आगे मुझे महाजनपद की पृष्ठभूमि बनानी है। सोचिए कि समाज में एक वर्ग है व्यापारी वर्ग। कौन सा वर्ग? व्यापारी वर्ग। ये वर्ग व्यापार कर रहा है। रहेगा कहाँ पर?
इधर से आ जाएंगे, मुद्रा व्यवस्था भी आ जाएगी, मुद्रा व्यवस्था विकसित हो जाएगी, यानी अब मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया, वस्तु विनिमय समाप्त। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नगरीकरण। क्या आ गया, नगरीकरण। इस पर कुछ जनरल कॉन्सेप्ट पर बात कर लेंगे, ठीक है। खराब स्थिति कहाँ पर है, उत्तर वैदिक काल में, ऐसा भी कह सकते हो, शुरुआती दौर है। ये पूरा का पूरा हिस्सा एक तरफ इस कहाँ चला गया, कृषि अधिशेष आएगा ना, यहाँ कृषि अधिशेष आया। इस कृषि के सरप्लस ने बहुत सारे काम किए थे, पता हो गया था आपको। एक क्या लाया था बताओ, सैनिक रखना आसान कर दिया, पता हो गया, क्योंकि खाद्यान्न बच रहा है, वो व्यक्ति क्या करेगा, सेना रख लेगा। सेना का आकार क्या होगा, बड़ा होता है, ठीक है। सैनिक रखेंगे। अब सैनिक किसको रखेंगे, 4 वर्ण है आपके पास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। घनानंद तक लोग सेना में केवल क्षत्रिय लोगों को रखते थे। कब तक, याद रह जाएगा, किसके तक, घनानंद तक। चाणक्य आया, उसने कहा कि अगर हम केवल एक वर्ग पर सेना पर टिके रहेंगे, किस वर्ग पर, क्षत्रिय वर्ग पर, तो सेना का आकार बड़ा नहीं हो सकता। किसका, तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को भी सेना में रखो, शूद्रों को, भले वो लड़ेंगे नहीं पर माल तो उठाएंगे, सामान भी तो उठाना है, सेना को लड़ने जाना है तो सब लेके चलते थे सामान भी, अब तो जाएंगे ना। कभी आप कोई फिल्म देखिए, वो एक पानीपत के 3rd युद्ध पर बनी है, तीसरे युद्ध पर है ना, तो उसमें आप देखेंगे तो सेना में बहुत सारे लोग भी दिखेंगे जो अपना सामान उठा के चलने लगते हैं, सेना में वो भी लोग होंगे। मध्य प्रदेश के राजवंश पढ़ेंगे तो मैं उनकी बहुत सारी कहानी बताऊंगा आपको कि वो सेना में उनका क्या रोल होता था, और वो वही लोग आगे चल करके भारत में जो माल उठाने वाले लोग थे, कौन से, माल उठाने। हेस्टिंग्स का नाम सुना कभी, वारेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स है ना, जिनने पिंडारियों का दमन किया, ऐसा सुना होगा। किसका, वो पिंडारी लोग, जो आप उनको कभी ऐसा देख सकते हो, कुछ लोग उसको ऐसा समझ सकते हैं लेकिन वो ऐसा है नहीं एक्चुअली। कुछ लोग कबीले में अभी भी गाँव में 2-4 दिन के लिए आते हैं और फिर एक गांव छोड़ करके दूसरे गांव चले जाते हैं, वो गाहाँ बंजारे टाइप के लोग, मगर बंजारा ट्राइब्स है, इसलिए मैं उनका वर्गीकरण बहुत स्पेसिफिक जाएंगे तो बात होती है, ठीक है। गांव वाले उनको पेंडारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो असली में पिंडारी। कौन सा, पिंडारी लोग एक्चुअली लड़ाकू लोग होते हैं। वो पिंडारी लड़ाकू बने कैसे, पहले के राजा महाराजाओं के यहाँ पर जब युद्ध होता था तो युद्ध लड़ने के लिए जो युद्ध सामग्री से लेकर के घोड़े के लिए दाना, भूसा, घास और साजो सामान लेकर के जो लोग चलते थे, उन लोगों को पिंडारी कहते थे। क्या कहते थे, जब भारत के सभी राजा महाराजाओं को हरा करके अंग्रेजों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया तो उनकी रोजी रोटी चल रही थी राजा महाराजा पर। अब राजा महाराजा हो गए चुपचाप, उनका शासन कौन करने लगे, तो ये जो लोग थे कौन, पिंडारी लोग, जो उनका क्या उठाते थे, युद्ध का सामान। इन लोगों का पेट ही नहीं चल रहा था, तब ये बन गए लुटेरे। क्या बन गए, क्योंकि उनके पास साजो सामान की तो कला थी और वो सिखाते विखाते भी रहते थे कुछ, तो वो पिंडारी लोग बहुत ज्यादा लड़ाकू भी थे। अब धीरे धीरे उन्होंने अब पेट पालने के लिए लड़ना सीख लिया। लड़ना सीखेंगे तब तो लूटना सीखेंगे ना, लड़ना सीखेंगे तभी तो लूटना सीखेंगे। वो पिंडारियों की कहानी है, किसकी, वो वहां निकल गई, फिर मैं बाद में कभी और बताऊंगा। मतलब हिस्ट्री को आपको सारी चीजों को क्या करना है, जोड़ते आना चाहिए। यहां पर तो अभी हमने क्या रखना शुरू किया भाई, किससे, कृषि अधिशेष से। ये कृषि अधिशेष बहुत सारा काम करने वाला है, इसी कृषि अधिशेष से आपका व्यापार होने वाला है। क्या होने वाला है, व्यापार होगा ना, इसको तो बेचना शुरू करोगे, बेचोगे तो एक तरफ लघु एवं कौन सा उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग बहुत ज्यादा तेज गति से बढ़ेगा। एक तरफ उद्योग भी बढ़ने लगा और एक तरफ क्या बढ़ने लगा, व्यापार। तो ये सारे लोग जो व्यापारी लोग हैं आज की डेट पर देखो कहाँ रहते हैं,
सारे व्यापारी नगर में रहते हैं और किसान गांव में रहता है। किसान कहाँ रहता है? तो जहां पर ये व्यापार हो रहा था वहां पर क्या बस जाएगा? नगर बस जाएगा और नगरीकरण आएगा। ठीक है, अब ये नगरीकरण का फायदा ही न केवल जैन और बौद्ध ने उठाया, किसने? जैन और बौद्ध ने उठाया, बल्कि इस नगरीकरण का फायदा चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उठाया और चाणक्य ने भी उठाया। ठीक है, चाणक्य और पहले तो जैन और बौद्ध की बात कर लूं। किसकी? जैन और बौद्ध ने इस नगरीकरण का कैसे फायदा उठाया? आप सोचो जरा, आज की डेट पर, आज की डेट पर सोचना है, ठीक है ना? और इसी एरिया पे सोचिए, इसी एरिया पर नगरीकरण है, नगर है ना? कैसा है? नगर है। इस नगरीकरण में एक गांव का लड़का उठ करके नगर आया है। सही है, गांव का लड़का नगर आया है। अब उसके ऊपर परिवार का कोई दबाव नहीं है, वो चाय सुट्टा बार में बैठता है। कहां पर? सही कह रहा हूं, कोई दबाव है? तो नगरीकरण से सामाजिक दबाव क्या होता है? कम होता है। और क्या मौका मिलता है? स्वतंत्रता बढ़ती है। ऐसा उस समय भी हुआ। नगरीकरण से व्यापारी वर्ग ने ब्राह्मण श्रेष्ठता को चुनौती दे दी कि तुम होंगे ब्राह्मण, है ना? हमारे पास तो क्या आने लगा? पैसा। और मालूम है गांधी जी हंसे तो सब कुछ सही है, गांधी जी नहीं हंसेंगे तो क्या मतलब है फिर? कुछ समझ रहे हो ना? गांधी जी का हंसना, अरे गांधी जी का हंसने का मतलब जेब में पैसा है। गांधी जी नहीं हंस रहे हैं तो फिर जेब में क्या नहीं है? पैसा नहीं है। ठीक है, तो व्यापारी वर्ग किसके दबाव से मुक्त हुआ? ब्राह्मण वर्ग के। और धीरे से समाज में क्या आ जाएगी? समानता। अभी आप तोड़ना चाह रहे थे ना, यहाँ क्या थी? ब्राह्मण श्रेष्ठता थी भाई। कौन से काल में? तो यहाँ टूटेगी और धीरे से क्या आएगी? समानता। किसने लाया? व्यापार ने, क्योंकि व्यापारी कहाँ रहेगा? नगर में रहेगा। ठीक है, और किसान कहाँ रहेगा? गांव में। तो ब्राह्मण लोग अपना वर्चस्व दिखाएंगे गांव में, व्यापारी के पास नहीं। इसलिए धीरे से क्या आ जाएगी? समाज में समानता आएगी। कहां पर? महाजनपद का पहला। ठीक, तो समाज में थोड़ी समानता आने लग गई, थोड़ा सा मुक्त बातें सोचने लगे, नगर बसने लगा। जैसे कि अभी मैंने बताया, गांव से उठ करके लड़का आ रहा है, साथ में लड़की भी आ रही है। आ रही है, यहाँ पर ना तो कोई देख रहा है, ना कोई जान रहा है, ना कोई जानना चाहता है। लड़का पिए तो पिए, अब लड़की भी पीने लग जाए। बात समझ रहे हो? क्या हुआ? ये सामाजिक दबाव का घटना। तो शहर से, गांव से जब शहर में आते, गांव में अगर लड़की लड़के के साथ खड़े हो जाए तो गांव भर हल्ला हो जाएगा। गांव भर क्या हो जाएगा? हल्ला हो जाएगा। और यहां पर तो खड़े होने की तो बात दूर है, क्या हो रहा है पता है ना आपको? चाय सुट्टा बार हो रहा है कि नहीं? तो अब आप समझिए, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इसका विरोधी भी नहीं हूं। ये तो आधुनिकीकरण है, जिसको जो पसंद है करे, हम कौन रोक रहे हैं? क्योंकि मानव को क्या दे दी हमने? नहीं, गरिमा दे दी है भाई। संविधान ने क्या दिया है? अब वो अपने गरिमा का कैसा उपयोग कर रहे हैं वो जाने, हमको उससे मतलब नहीं है ना। और हम किसी का विरोधी भी नहीं है। लेकिन आधुनिकीकरण अच्छा है क्योंकि वो तर्कों पर चलता है, वैज्ञानिक चिंतन पर चलता है। लेकिन पश्चिमीकरण खराब है, मैं उसका विरोधी हूं। अब उन दोनों में देख लेना, वो आधुनिकीकरण है कि पश्चिमीकरण, वो आपका तर्क संगत होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो कहां पर पहुंच रहे थे? नगरीकरण। मैं इस नगरीकरण का क्या बताना चाह रहा हूं? आज के नगरीकरण के साथ उसको जोड़ के बता रहा हूं कि नगरीकरण से सामाजिक दबाव क्या होता है? कम होता है ना? और जो असमानता है वो थोड़ी थोड़ी क्या होती है? कम होती है, समानता आने लगती है, आती है। इसका फायदा एक तो यहां मिल गया। उस समय जैन और बौद्ध ने इसी का फायदा उठाया कि सबसे ज्यादा वैश्य वर्ग के लोगों को जोड़ा। और आज देखना, जैन धर्म के जितने लोग होंगे वो व्यापारी होंगे। अच्छे से सोचो, कभी सोचा इस पर? नहीं सोचा, कभी सोचिए। ठीक है, मतलब गहराई बहुत है, जितने जाओगे उतने डूबोगे, जितने बार सोचोगे। लेकिन सोचना है, क्या करना है? फिर बात आपको यह भी सोचना है कि जैन ने उनको एक सिद्धांत दिया कि अहिंसा पे चलना। किस पे? किसी जैन धर्म वाले की किसी भी शॉप में जाइए, कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा,
देख लेना किसी जैन को, पोलाइट बात करेंगे। यानी व्यापारी वर्ग का व्यक्ति हमेशा पोलाइट बात करता है, क्योंकि वो ग्राहक को देवता मानता है, इसको, है ना। और कोई व्यापारी अगर रूढ़ तरीके से बात कर रहा है तो आप पता कर लेना वो जैन धर्म का या मतलब वैश्य वर्ग का, उस कम्युनिटी का व्यक्ति नहीं होगा। कोई लिफ्ट किया वो व्यक्ति जिसने व्यापार खोला होगा, वो अकड़ेगा, मेरा व्यापार है ना, तो वो अकड़ेगा, तो उसको लोग अकड़ा ही देंगे। फिर बाद में एक बार जाओगे ना, फिर दूसरी बार जाओगे क्या, बोले अकड़ता है कौन जाएगा, तेरे जैसे बहुत सारी दुकानें हैं हमारे पास। लेकिन जैन धर्म का भले सामान नहीं खरीदोगे तो भी वो कहेगा कि नमस्कार, अहिंसा का पालन करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अहिंसा की नीति से ही व्यापार बढ़ने वाला है। क्या बढ़ेगा, कुछ समझ में आई बात। व्यापार की कला कहाँ से पता चली है, यहाँ से, ठीक है। तो जैन ने क्यों पकड़ा उनको, पता चल गया, चला, क्योंकि उनको समाज का एक ऐसा वर्ग चाहिए था जो तुलनात्मक रूप से शक्तिशाली हो। क्षत्रिय अकड़ रहे थे, क्षत्रिय क्या हो रहे थे, तो किसको पकड़ो, वैसे को, जो पावरफुल है किस मामले में, पैसे के मामले में। पूरे अगर राजा महाराजाओं की कहानी देखूंगा ना, दिखाऊंगा जब राजाओं की, मध्य प्रदेश के राजवंश या भारत के राजवंश, तो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं पे टिकी है, साहूकार और महाजनों पर। राजा की हालत खराब है, लेकिन महाजन और साहूकार की कभी नहीं, कि उनके पास क्या था, पैसा था। व्यापार ताकत बनाया उस समय भी। एक बात हो गई, इसका फायदा किसने उठा लिया, एक तरफ जैन और बौद्ध ने उठाया, इस वर्ग को जोड़ लिया और अपना विस्तार किया। किसका, अपना विस्तार करेंगे तो किसको चुनौती देना था उनको, ब्राह्मण श्रेष्ठता का, ब्राह्मण श्रेष्ठता को, ब्राह्मणों को नहीं, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता मतलब उनकी सोच को। मानव से कोई बुराई नहीं है, जो हम क्या का पैदा कर रहे हैं, ऊंच और नीच बना रहे हैं, उसको तोड़ना था, ठीक है। इनको इन्होंने कैस किया। यही बात चाणक्य ने किया, क्योंकि उसी समय महाजनपद काल के बाद मौर्य काल आने वाला है। कौन सा, मौर्य काल। क्योंकि महाजनपद काल में हर्यक, शिशुनाग, नंद, नाम सुना है वंश का, हर्यक वंश, अभी हम सब पढ़ेंगे। हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश। नंद वंश में घनानंद, कौन सा, घनानंद क्षत्रिय अकड़ रहा था। क्या हो रहा था, अकड़ रहा था। तब चाणक्य से अकड़ गया वो, किससे, तो पहले उनने कमजोर होने दिया चाणक्य नीति से, कि किससे युद्ध लड़े, किससे भाई, हाँ, इधर से कौन आया है, सिकंदर, इधर से आगे बढ़ते बढ़ते कहां से बढ़ता आ जा रहा है, मगध से, और यहां पर युद्ध होके उसको पहले कमजोर होने दिया। किसको, घनानंद। यद्यपि सिकंदर वापस लौट गया, क्योंकि व्यास नदी में बाढ़ आ गई थी और उसके सैनिक उतने यूनान से आए थे, वो हताश हो गए थे परिवार से मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे युद्ध, हम जा रहे हैं वापस। तो सारे सैनिक लौट गए, तो किसको लौटना पड़ गया, सिकंदर को। लेकिन वो घनानंद को इतना कमजोर कर गए कि एक साधारण सा बालक चंद्रगुप्त को आधार बनाकर, कौन, चाणक्य क्या बन गया, चाणक्य ने उसको राजा बनाया। और उसने भी किसको पकड़ा, समाज के कमजोर वर्गों को पकड़ना शुरू किया, ठीक है। और उनको कहाँ रख लिया, अपनी सेना में, और सेना का आकार क्या कर लिया, बड़ा। तो उन्होंने इस बात को तोड़ दिया। लेकिन आगे जाएंगे तो ये भारत में बहुत सारी खामियां फिर पैदा हो जाएगी। और पूर्व मध्यकाल में राजपूत लोगों के सुना होगा नाम, किसको, राजपूत वंश सुना है कि नहीं, राजपूत काल। उस समय में राजपूतों ने एक कठोर नियम लाया कि युद्ध केवल क्षत्रिय लड़ेंगे, युद्ध केवल क्षत्रिय लड़ेंगे, समाज के अन्य वर्ग के लोग बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। इसलिए उनकी सेना का आकार छोटा था। इसी खामी का, कमजोरी का लाभ उठाया मोहम्मद गौरी ने और गजनवी ने। मोहम्मद गौरी और, क्योंकि उन्होंने अपनी सेना में सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया जो योग्य थे, चाहे वो शूद्र का हो या वैश्य का हो, मतलब किसी भी जाति का, उनको उससे मतलब नहीं था। इसलिए उनकी सेना का आकार क्या हो गया, बड़ा, और आपकी सेना का आकार छोटा, क्योंकि सेना का आधार छोटा सा वर्ग था जिसको आपने क्या नाम दिया था, क्षत्रिय। इसलिए वो भारत को हरा करके फिर इस्लाम धर्म वाले लोग भारत पर लंबे समय तक राज्य करेंगे। तो कहानी कुछ समझ में आ रही है, ये वर्णों की आ गई है। चलो, तो कौन सा काल चल रहा है, महाजनपद काल। और महाजनपद काल में हमने क्या बना दिया, अब हम थोड़ा समानता लाने लग गए। क्या ला रहे हैं, समानता ला रहे हैं। और जैन और कौन सा आ गया, बौद्ध धर्म आ गया, ठीक।
चलो अगला नंबर, इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन किस रूप में देखा हमने? आर्थिक में। अब अगला है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है, वो है सांस्कृतिक। ठीक है, कौन सा? तो तीनों का ही पहले तुलनात्मक अध्ययन करें, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक और महाजनपद। ठीक है, और महाजनपद तक अब क्या पढ़ना है? सांस्कृतिक। फिर जाकर के इतिहास की शुरुआत करना। आप इतिहास की क्या करोगे? शुरुआत। तो हेडिंग डालो अब, इन तीनों में कौन सा? सांस्कृतिक, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक और महाजनपद। टाइम तो नहीं हो रहा है? चलेगा ना? अभी सांस्कृतिक तो खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना? चलो, अब सांस्कृतिक के पैरामीटर पता होना चाहिए पहले तो। किसके? सांस्कृतिक के। थोड़ा जल्दी लिख लेंगे, फिर भले समझा देंगे बाद में, है ना? और ये चारों के पैरामीटर आपको पता होना चाहिए। ओके, सांस्कृतिक में पहला नंबर धर्म है ना? पहले नंबर पर क्या? धर्म। पहले नंबर पर धर्म है। धर्म में हम इतने बार उसको सोच रहे हैं कि साइलेंट करेंगे, लेकिन इधर वो उसको साइलेंट करके आते हैं, इधर पढ़ाने लग जाते हैं तो वो भूल ही जा रहे हैं। पता नहीं कितने फोन आने लगे। पहला नंबर धर्म। बताओ ऋग्वैदिक काल में कौन सा धर्म है? ब्राह्मण धर्म। पता हो गया ना अब तो आपको? ब्राह्मण धर्म। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, ओ सॉरी, धर्म में यहाँ पर ब्राह्मण धर्म नहीं है, यहाँ पर प्रकृति पूजक है भाई। कैसे लोग? प्रकृति पूजक लोग हैं। ठीक है ना? प्रकृति पूजक लोग हैं, यानी किसकी पूजा की जाएगी? प्रकृति की पूजा की जाएगी। ठीक, अब आप सोचिए कि ये वाला जो प्रकृति पूजक है, यहाँ पर धर्म के मामले में कैसी स्थिति आई होगी, इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं जल्दी से। यहां देखो, सोचिए इधर से आने वाले कौन से लोग हैं? पशुचारक लोग। अब तो आर्य मालूम ही हो गया है ना? यहाँ तक की नदी है कौन सी? यमुना नदी। इधर से यहाँ तक का एरिया है। ठीक, अब ये पशुचारक लोग सेंट्रल एशिया से आए। कहाँ से? सेंट्रल एशिया से इधर जब आएंगे, उस एरिया में बहुत कम वर्षा होती है। सेंट्रल एशिया का ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब देखेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ कैसे आता है। कौन सा? पश्चिमी विक्षोभ कैसा आता है? हेलो, हाँ, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा वर्षा से उनका परिचय नहीं था। जब वो यहाँ आए तो पहली बार उन्होंने वर्षा होते देखी। क्या होते? वर्षा होती। तो स्वाभाविक है कि मानव के बारे में सोचिए, जब वो पहली बार आया होगा और उसने वर्षा होते देखा, बहुत सारे घने वनों को देखा, है ना? तो वर्षा जब जब हो रही थी तो वो समझने लगे कि अरे वर्षा कराने में कोई ना कोई शक्ति का रोल है। किसका? तो उसने उसको देवता मानना शुरू कर दिया कि उसमें शक्ति है। ठीक है, फिर जंगलों को देखा, पृथ्वी को देखा, जल को देखा, वन को देखा, सबको देख करके पंच महाभूतों की उसने पूजा करना शुरू कर दी। पंच महाभूत का नाम सुना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उनको क्या बोलते हैं, है ना? और आकाश, उनकी पूजा करना शुरू किया। तो अलग अलग चीजों की पूजा कर रहा है, सब प्रकृति को देख के कर रहा है, सब प्रकृति को देख के कर रहा है। और इसी बात को पाश्चात्य जगत में पहली बार प्लेटो ने कहा कि ज्ञान की शुरुआत आश्चर्य से होती है। ज्ञान की शुरुआत जब मानव इस पृथ्वी पर आया होगा, तो यहाँ पर पृथ्वी पर प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों को उसने देखा, और देखने के बाद वो आश्चर्य से भर गया। अरे पानी गिरता है, अरे इधर तो हवा चल रही है ना? क्या हो गया? वो आश्चर्य से भर गया। तब उसने
उसके पीछे छुपे हुए रहस्य को खोजना शुरू किया कि आखिर पानी क्यों गिरता है, हवा क्यों चलती है, हवा क्यों चलती है। जब उसके पीछे के छुपे हुए रहस्य को जानना शुरू किया तब ज्ञान की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? तो ज्ञान की शुरुआत कैसे हुई है? आश्चर्य से। मानव को आश्चर्य तो हुआ होगा, पहली बार हुआ होगा कि नहीं? आप भी किसी जगह कभी जाते हो पंचमढ़ी में और बी फाल पर जाते हो, कौन सा फाल, या और कोई भी बहुत बड़े बड़े फॉल है वहां पर, है ना, बहुत ऊंचाई से हम क्या देखते हैं, झरने को गिरते देखते हैं। तो हमारे मन में भी बात आती है, और ये कैसे गिर रहा होगा, तो हम उसका रहस्य खोजना शुरू करते हैं, उसके पीछे की क्या रहस्य है आखिर। जैसे ही आप रहस्य खोजते हो तो क्या प्राप्त करते हो? ज्ञान। ज्ञान की शुरुआत रहस्य से। प्लेटो को पढ़ने वाले हैं, किसको? प्लेटो के बाद क्या आया? सुकरात। अरे इतना तो याद रखो, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु और सिकंदर। प्लेटो, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। सुकरात के शिष्य का नाम प्लेटो था, लेकिन प्लेटो ज्यादा अच्छे तरीके से ज्ञान पर बता पाया। कौन? चलो अभी देखेंगे आगे, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि शुरुआती दौर में अलग अलग चीजों को यानी पंच महाभूत को देखने के बाद जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ेगा कि प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। ये कैसी प्रकृति की पूजा करने वाले हैं, और प्रकृति की पूजा करने के लिए इस कारण ही ऋग वैदिक काल के लोगों को क्या बोलते हैं। और इनसे बेहतर प्रकृति को कौन समझेगा, आप बताओ, क्योंकि इनको अपने पशुओं को जंगलों में ही चराना है। किनको? पशु चारकों को ना, तो वो तो प्रकृति पर पूरे बेस्ड रहेंगे, लेकिन प्रकृति के बहुत सारे तत्व हैं, इसलिए सबकी अलग अलग समय पर से पूजा करेंगे, इसलिए बहुत सारे देवता हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? बहुदेववाद आ जाएगा, आएगा ना, क्या चीज? बहुदेववाद आ जाएगा। तो धर्म के मामले में क्या आया? प्रकृति पूजक और बहुदेववाद। किस काल में? ऋग वैदिक काल में, ठीक है, समझ गए ना। अगला नंबर का काल कौन सा? उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण श्रेष्ठता आ जाएगी। ऋग वेद के अलावा यहां पर एक ग्रंथ लिख देंगे, धर्म के अलावा साहित्य पहले ले लेता हूं, चलेगा ना? क्या भाई? साहित्य। साहित्य में क्या लिखा गया बताओ? ऋग्वेद। मतलब सांस्कृतिक का दूसरा बिंदु क्या है? धर्म के बाद में साहित्य। साहित्य में क्या लिख दिया? ऋग्वेद। थोड़ा जल्दी जल्दी ये पॉइंटों को लिख लो वाला जरा, फिर अब समझा देंगे, है ना। साहित्य में ऋग्वेद लिख दिया। अब प्रकृति पूजक लोग हैं, कैसे? प्रकृति पूजक हैं तो देवता बहुत सारे आ गए। क्या लोग? देवता लोग बहुत सारे हैं। कुछ देवियों की भी चर्चा हो जाएगी, तो वहाँ बगल में देवियों लिख लेना ना, मैं बाद में देवियों के नाम बता दूंगा, है ना, ठीक है। रात्रि की देवी होगी तो उसको अदिति बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ठीक। अभी वो जो भी नामकरण रखेंगे वो किसके नाम पर रखेंगे? प्रकृति के नाम पर रखेंगे, देवताओं के नाम, देवियों के नाम, ठीक है। तो धर्म के मामले में ये सब चीजें आ जाएगी। साहित्य के मामले में क्या लिख दिया? ऋग्वेद लिख दिया। अब तीसरा नंबर, धर्म का उद्देश्य, यहां लिख लो, धर्म का उद्देश्य। यहां पर ये जो पूजा वूजा क्यों कर रहे हैं, क्यों पूजा करना चाह रहे हैं, है ना, इनका उद्देश्य लौकिक सुख प्राप्त करना था। क्या प्राप्त करना? लौकिक सुख प्राप्त करना। लौकिक मतलब आम जन को। किसको? आम जन को जो सुख प्राप्त हो उसको लौकिक सुख बोलते हैं। यानी ध्यान से देखो, इनका कभी उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति नहीं रहा। किनका? ऋग वैदिक काल के जो लोग हैं, क्योंकि समाज में कितने वर्ग थे? कितने वर्ण थे? 3। ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी विदत है, दूसरा राजन्य यानी बुजुर्ग लोग हैं, और तीसरा सामान्य लोग हैं। और सबसे ज्यादा संख्या सामान्य लोगों की। उन सामान्य लोगों को जो सुख मिले जाए उनको बोलते हैं लौकिक सुख। कैसा सुख? लौकिक सुख प्राप्त करना मतलब भौतिक सुख प्राप्त करना। कैसा सुख?
भौतिक सुख प्राप्त करना। जैसे आप हम अभी कौन सा सुख प्राप्त करते हैं? भौतिक सुख, ठीक है। मतलब भौतिक एसी लगा लिया, कार में चल रहे हैं, इनसे क्या हो रहा है? यानी इनका भी उद्देश्य इसी प्रकार का था, मोक्ष प्राप्त करना नहीं था। इसीलिए हमारे जितने भी विचारक लोग आएंगे वो सब कहेंगे कि कौन अच्छा था, क्योंकि ऋग वैदिक काल में किसकी पूजा हो रही थी? प्रकृति की पूजा। और आज आप भी यही कहते हो पर्यावरण बचाओ, प्रकृति की पूजा करो, यही बोलते हो ना? बोलते हो कि नहीं? तो वो भी वही बोल रहे थे। क्या किसकी पूजा करना? प्रकृति की पूजा करेंगे तो बहुत सारे देव आ जाएंगे, बहुदेववाद, उसकी चर्चा आगे कर लेंगे। और एक ही वेद लिखा गया, कौन सा? ऋग्वेद, और उसमें मंत्रोच्चारण होगा, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है भाई? लौकिक सुख प्राप्त करना, भौतिक सुख प्राप्त करना। मोक्ष वोक्ष प्राप्त करने से कोई मतलब नहीं था। यानी मोक्ष कोरी कल्पना है। मोक्ष क्या है? कोरी कल्पना है, ऐसे बाद में सब लोग कहेंगे, ठीक है। और उसके नाम बदल देंगे। एक ने बदल दिया तो कैवल्य बोला, क्या बोला? दूसरे ने क्या बोल दिया? निर्वाण बोल दिया। क्या बोला? निर्वाण बोला। और वेदांत अरविंदों पर जाओगे तो अति मनस बोल देंगे, क्या बोल देंगे? और राधा कृष्ण पर जाओगे तो वो नव्य वेदांत बोल देंगे। कौन? राधा कृष्ण। ऐसे आगे सिर्फ रिपीटेशन मिलेगा, पूरा का पूरा रिपीटेशन मैं दिखा दूंगा कौन क्या बोलता है और क्यों बोलेगा, ठीक है। तो धर्म का उद्देश्य लौकिक सुख या भौतिक सुख प्राप्त करना। इतने तक आगे बढ़ते हैं, फिर मैं नीचे का लिख लेंगे, है ना। उत्तर वैदिक काल में आओगे तो प्रकृति पूजा जो है, अब एक देवता प्रमुख हो जाएगा। कौन सा? एक देवता। और ब्रह्मा को सुना होगा आपने, ब्रह्मा को सुना है कि नहीं? और इंद्र को सुना है? ये प्रमुख देवता बन जाएंगे। बन जाएंगे कौन? ब्रह्मा और इंद्र क्या हो गए? प्रमुख देवता हो जाएंगे। और वो कहेंगे कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकला। अरे ब्रह्मा के मुख से कौन निकला? ब्राह्मण। और भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य, क्योंकि पेट पालने के बारे में सोचता है, और चरण से शूद्र। ऐसा बताना शुरू कर देंगे, जबकि ऐसा निकला विकला कुछ नहीं है, लेकिन इसको बताया जाएगा, ठीक है। तो मुख्य देवता कौन बन गए? ब्रह्मा बन जाएंगे। इंद्र देवता भी रहेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी बात पहले उन पर होती है। किस पर? इंद्र पर। अब देवताओं का राज शुरू हो जाएगा, हो जाएगा। धर्म का उद्देश्य किसका? धर्म का उद्देश्य। अब यहां पर आकर आपको याद है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म का उद्देश्य क्या बन जाएगा भाई? मोक्ष प्राप्त करना बन गया। धर्म कौन सा आ जाएगा बताओ? ब्राह्मण धर्म। अब नया धर्म शुरू हो गया आपका, कौन सा? ब्राह्मण धर्म आ गया। अब उस नाम से जाने लगे। यहां पर लक्ष्य क्या हो गया? मोक्ष की प्राप्ति करना। तो लौकिक नहीं बोलते उसको, मोक्ष को बोलते हैं अलौकिक सुख। कैसा सुख? एक होता है लौकिक और दूसरा क्या होता है? अलौकिक सुख। यहां पर बोल रहे थे भौतिक सुख, है ना। यहां पर बात होगी पारलौकिक की। नाम सुना है? क्या चीज? तो भौतिक का उल्टा क्या होगा? पारलौकिक, ठीक है। यहां पर भौतिक सुख बोलते हैं। ये पारलौकिक को और अच्छा परिभाषित करने के लिए आपको कहेंगे आध्यात्मिक सुख, ठीक है। कौन सा सुख? अब आपके पास में गोल मिल गया, कौन सा? 4। चौथा गोल कौन सा था आपका? जीवन का लक्ष्य क्या बन गया? मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब कैसा सुख? अलौकिक सुख। और कौन सा? पारलौकिक और आध्यात्मिक। अब ये आप मोक्ष तब मिलेगा जब आप यज्ञ करोगे। बिना यज्ञ किए मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा समाज का कौन सा वर्ग बोलेगा? और आप यज्ञ करोगे तो मेरी रोजी रोटी चलेगी, मेरा पेट चलेगा। तो कहां से चलेगा? तो ब्राह्मणों ने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए यज्ञ अनुष्ठान को बढ़ावा दिया, और उस यज्ञ अनुष्ठान के चलते समाज के आम लोगों का शोषण होने लगा। जो लक्ष्य के लिए यज्ञ किया गया था वो तो मिला ही नहीं। लक्ष्य क्या था? यज्ञ क्यों कर रहे हो? मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। यज्ञ का मतलब कर्मकांड। यज्ञ का मतलब क्या हुआ? कर्मकांड। क्यों करवा रहे हैं? अरे मोक्ष नहीं मिलना है, रोजी रोटी के लिए करा रहे हैं। इसके लिए करा रहे हैं क्योंकि आप यज्ञ करोगे तब तो मुझे रोजी रोटी मिलेगी ना, ठीक। तो ब्राह्मण वर्ग ने कहा कि हम एक तरफ तो श्रेष्ठ हैं,
लेकिन अपना पेट भी पालना है। तो पहले फंसाया किसको? क्षत्रियों को। बोला कि ये अश्वमेध यज्ञ करोगे या राजसूय यज्ञ करोगे तो तुम्हारा क्षेत्र इतना हो जाएगा। तो बेवकूफ तो थे ही वो आ गए भ्रम में। अब उनके साथ साथ जो नीचे वाले सामान्य लोग थे वो भी क्या करने में लग गए? यज्ञ करने में लग गए। बोले कि हमको क्षेत्र वेत्र नहीं जीतना, लेकिन हमको क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए वो यज्ञ करने में लग गए। हो गया काम शुरू, और तब से हम करने लगे हैं क्या? यज्ञ और अनुष्ठान। और आज तक क्या नहीं मिला? मोक्ष नहीं मिला किसी को, और न कभी मिलने वाला है। मिलेगा क्या? मोक्ष मिलेगा आपके द्वारा स्वयं प्राप्त किए गए ज्ञान से। उस ज्ञान को केवल आप ही प्राप्त कर सकते हो। उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। क्या बोलते हैं? और कभी जब हमारी क्लास से लौट कर जाओगे तो ऊपर देखते जाना, आप स्वयं ज्ञान प्राप्त करोगे। और आत्मदीपो भव, यहाँ भी कहीं होगा। स्वयं किसके समान बनना है? दीपक के समान। लेकिन कब कौन बनाएगा? हम नहीं बना सकते, आप स्वयं बनोगे। उसको बोलते हैं क्या? आत्मदीपो भव। और ये बात बुद्ध ने कह दिया। बोला कि ये आपको कोई ज्ञान व्यान नहीं देने वाले, ना मोक्ष मिलाने वाले हैं। आपको अंतिम में क्या करना पड़ेगा? आत्मदीपो भव बनना पड़ेगा। और बुद्ध का दर्शन फिर लोगों को बड़ा पसंद आया। बोले कि इसमें तो ब्राह्मणों की जरूरत ही नहीं, खुद ही क्या करना है? ज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए उनके बहुत सारे क्या जुड़ने लग जाएंगे? फॉलोअर्स जुड़ने लग जाएंगे। तो इसीलिए आपको कोई सिलेक्ट नहीं करा सकता, आप स्वयं सिलेक्ट हो जाओगे। हम केवल आपके मार्गदर्शक हो सकते हैं, लेकिन हम आपको कभी सिलेक्ट नहीं करा सकते। ये पक्का जान लेना। मैं कितना ही अच्छा पढ़ा दूं, सब बता दूं, आपने जाकर वहां लिखा ही नहीं तो मैं क्या कर लूंगा? बताओ। पढ़ाया तो बहुत अच्छा था, है ना, यहाँ का बताया, वहां जोड़ जोड़ के सब बता दिया था, लेकिन लिखना किसको था? आपको ही लिखना था ना। ठीक है, और आपको ही क्या बनना था? दीपक बनना था। और आप नहीं कर पाए तो फिर कहाँ से? इसलिए कोई कहता है कि उनको मैंने सिलेक्ट करा दिया। मैंने सिलेक्ट नहीं किया, केवल क्या कर दिया? मार्गदर्शन कर दिया कि ये सीधा रास्ता है, बीच का मध्यम मार्ग बोलते हैं। कौन सा मार्ग? ना तो बहुत इतना पढ़ना है, ना बहुत इतना सा पढ़ना है, बल्कि क्या करना है? बीच का पढ़ना है, बीच का रास्ता लेके निकल जाना है। इसको क्या बोलते हैं? यही बुद्ध का दर्शन है। हर ज्ञानी व्यक्ति जब ज्ञान के स्तर पर बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाता है तो वो बुद्धिस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? बुद्धिस्ट होता है, वो मध्यम मार्गी होता है। न कभी अतिवादी बात करता है, ना बहुत कम बात करता है। किसकी बात करता है? और किसकी बात करता है? आत्मदीपो भव की बात करता है। भाई, आप में सब शक्ति है, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपके अंदर नहीं है, सब आपके अंदर छिपा। ठीक है, चलो। तो अब यहां से अगला कदम बढ़ जाए। यहां पर कौन सा धर्म महत्वपूर्ण हो गया? अब ब्राह्मण धर्म के विरोध में, किसके विरोध में? ब्राह्मण धर्म के विरोध में। तो ब्राह्मण रहेगा कि नहीं? तब तो विरोध करोगे ना, नहीं तो पता चला कि वो धर्म ही नहीं है, विरोध शुरू। तो ब्राह्मण धर्म के विरोध में कौन सा धर्म आया? जैन। किसको बढ़ावा दिया जैन ने? वैश्य वर्ग को। क्यों दिया? क्योंकि आधार क्या करना था? बड़ा करना था। और फिर कौन सा धर्म आ गया? बौद्ध। और बौद्ध धर्म ने सभी को बोला, जितने लोग हैं सबको बोला कि सब आ जाओ। अब जो बोल दे कि सब आ जाओ, मैं देख लूंगा, सबको मैं ले जा लूंगा, है ना, तो वो हो जाएगा लोकप्रिय। क्या हो जाएगा? तो भारत में कोई लोकप्रिय होना चाहता है तो कैसे होगा? बहुत सारे लोगों को के बारे में बात करे, उनके बारे में अच्छी बात करे, ठीक है, सबके उत्थान की बात करे, वो क्या आदमी क्या हो जाएगा? लोकप्रिय हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मोदी लोकप्रिय हुआ, क्योंकि सबका साथ लोकप्रिय होना है ना, तब तो जीतेगा। तो जीतेगा कौन? लोकप्रिय। लोकप्रिय कैसे होते हैं? अब ये प्रश्न एमपीपीएससी पूछता है कि बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने के कारण बताओ। कौन से धर्म के? अब हम बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने के कारण याद करने लगे। अरे लोकप्रिय वो होगा जो समाज के सभी वर्ग की क्या करेगा? बात करेगा। ब्राह्मण वर्ग किसकी बात करता है? केवल ब्राह्मण वर्ग की, वो लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। हाँ, जैन धर्म भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया, क्योंकि केवल वैश्य वर्गों तक सीमित रह गया आगे चलकर। जबकि बौद्ध धर्म ने समाज के सभी वर्गों की बात किया, इसीलिए वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ, न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी। इसलिए विश्व धर्म बना कौन?
बौद्ध धर्म। और जैन धर्म क्या हुआ, देश के भीतर ही सिमट गया, क्योंकि केवल एक वर्ग विशेष को टारगेट करने लग गया। बाद में लोकप्रिय कैसे होते हैं पता चला। दूसरा मुद्दा आप वह उसका उठाओ जो सबकी कमजोरी है। बुद्ध ने यही किया कि सभी लोगों को देखा कि हर आदमी दुखी है, हर आदमी दुखी है, कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको उसने सुखी देखा था। और उसने केवल दुख के निवारण की बात कहा। किसकी? क्योंकि सभी आदमी क्या थे, दुखी थे। और सबको बोला कि आपको दुख से मुक्त मैं कराऊंगा। सबकी समस्या क्या है, कॉमन समस्या क्या है, दुख है। दुख से मुक्त होने का काम सोचा। ठीक है, जैसे पीएससी के संदर्भ में देखें, किसके सबसे ज्यादा लोगों की समस्या पीटी है। क्या है भाई, सबसे ज्यादा लोगों की समस्या तो पीटी है ना। पहले पीटी तो पास हो जाए, है ना। अब अगर मान लो कि हम पीटी लोगों को पास करा दे, संभव है। सबका दुख का कारण क्या है, पीटी है। अगर हम पीटी पास करा दे, और हम योग्यता रखते हैं नो डाउट, इतने बास पास किया है और इतने सारे लोगों को पास कराया है, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ से चीज़ों को जोड़ेंगे तो पीटी कभी नहीं रुकता। अगर हम पीटी पास करा दें तो क्या हो जाएंगे, अरे बुद्ध के समान लोकप्रिय हो जाएंगे भाई। ये कॉन्सेप्ट पकड़ो, है ना। तो अब किसकी डूबती नैया पर हाथ रखना पड़ेगा, जिसकी नैया डूब रही है। और किसकी डूब रही है, पीटी के कारण डूब रही है। किसके कारण? तो फिर पता चल गया होगा कि आगे लक्ष्य क्या है, निर्वाण है। अरे बुद्ध का दर्शन क्या अंतिम लक्ष्य क्या है, आपको निर्वाण प्राप्त कराने के लिए पहले क्या पास कराना पड़ेगा, पीटी, फिर मेंस, और इंटरव्यू तो आपको रोज करना है। आपके समान अच्छा इंटरव्यू देने वाला कोई नहीं होना चाहिए, जितनी बार आप चीजें जोड़ सकते हो। चलो ठीक है, 3 धर्म आ गए। तो निष्कर्ष क्या निकला, महाजनपद काल धार्मिक विविधता का काल था, व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न। देखा ही नहीं आपने, इसको भी तो देखो भाई। धार्मिक का मतलब एक से अधिक धर्म आ गए, किस काल में? प्रश्न पूछा 5 नंबर ने, पीएससी वालों ने। क्या प्रश्न पूछा? महाजनपद काल धार्मिक विविधता का काल था, क्या करिए, व्याख्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। कितने आ गए? 3 धर्म आए कि नहीं? प्रश्न क्या बना, देख लिया आपने। इसके अलावा धर्म के विरोध में एक और नया शुरुआत हुआ, उसको बोलते हैं, इनके अलावा महाजनपद काल में उपनिषद की शुरुआत हो गई। किसकी? जो धर्म की जगह दर्शन पर टिका था। किस पर? और इस उपनिषद ने, यानी जो दर्शन है, उसने धर्म की बखिया उधेड़ दी। किसकी? तो धर्म और दर्शन में बहुत अंतर है, अच्छे से याद रखना। धर्म जो है वो टिकता है आस्था पर। किस पर? आस्था पर टिकने का मतलब है वो मान के चलता है। कैसा चलता है? मानकर चलता है कि ब्रह्मा के 4 स्थान अंगों से 4 वर्ण निकला है, ये मान के चलेगा। कैसा चलेगा? मानकर। क्या चलेगा भाई, मैं ब्रह्मा जी का विरोधी नहीं हूं, है ना। कोई अगर फॉलोअर्स हो तो मैं तो पढ़ा रहा हूं बस, लेकिन जो सही है वो बताना चाहता हूं, ठीक है। तो पता चला कि ब्रह्मा जी का विरोध करने के चक्कर में और कोई आ गया, अरे ये तो विरोधी है। हम किसी के ना तो विरोधी हैं न किसी के फॉलोअर हैं, हम तो बुद्धिस्ट हैं, जो सही है वो बता देते हैं, वो बीच का मार्ग अपनाते हैं। आप आओगे तो हम हाथ जोड़ लेंगे और जो सही है वो बता देंगे कि यार हमारा मुद्दा ये है। चलो कहाँ पर है भाई, मुद्दा क्या चल रहा था? धर्म की बखिया किसने उधाड़ी? दर्शन ने। क्योंकि धर्म किस पर चलता है? आस्था पर। आपने देखे होंगे धार्मिक लोगों की आस्था अपने धर्म में इतनी ज्यादा होती है कि अगर उनके विरोध में आपने एक शब्द भी बोल दिया तो वो बौखला जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी क्या है, उस पर आस्था है। जबकि धर्म में हर बात कैसी है, मानकर चलिए कि ब्रह्मा के 4 अंगों से क्या निकल रहे हैं, 4 वर्ण निकल रहे हैं। जबकि दर्शन वाले कहेंगे ब्रह्मा जी को कि निकाल के दिखाओ जरा मेरे सामने, है ना। क्या करो, निकाल के दिखाओ। तो हम तो तभी मानेंगे जब आप निकाल के दिखाओगे, है ना। यानी हम तभी मानेंगे जब हम अपनी आंख से देख लेंगे। किससे देख लेंगे? आंख से। प्रत्यक्ष, प्रति यानी सामने, और अक्ष यानी आंख से। प्रत्यक्ष का मतलब
जो आंख के सामने है, जो आंख के सामने दिखेगा मैं उसको मानूंगा, और तुम बताओगे तो मैं नहीं मानूंगा। तुम कहोगे कि ब्रह्मा जी के 4 अंग से 4 निकला है वर्ण, तो आप निकाल के दिखाओ, ब्रह्मा जी को लाओ। किसको लाओ? अरे ब्रह्मा जी है ही नहीं तो कहां से आ जाएंगे? समझ रहे हैं ना आप बात? तो दर्शन किस पे चलता है? प्रत्यक्ष पर। प्रत्यक्ष जो भी होगा वो किस पर आधारित होगा? तर्क पर आधारित। दोनों में कौन अच्छा है? दर्शन। धर्म के विरोध में क्या आया? उपनिषद आया, जो किस पर बेस्ड है? दर्शन पर बेस्ड है। ठीक है। और फिर इसी में धर्म कौन सा था हमारा? ब्राह्मण धर्म। उसके विरोध में कौन आया? जैन। फिर कौन आया? बौद्ध। फिर कौन आया? और एक आया चारवाक। इसने कहा यदम जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीवो सुख से जीवो, कोई मोक्ष वोक्ष नहीं मिलने वाला, सब फालतू की बात है ये। कौन? चारवाक ने बोला क्या फालतू की बात है? मोक्ष। यदम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जीवो सुख से जीवो, ऋण लेके घी पियो, ऋण लेके घी पियो, क्योंकि ऋण को चुकाना है ही नहीं है, ऊपर चलेगा क्या चुकाना। इसलिए कई सारे लोग क्या करते हैं अंतिम समय में या पहले दिन से ही क्या करते हैं, सबसे लेने का सोचते हैं, और बोला तो घुमा फिरा करते रहेंगे। उसको मालूम है कि चुकाना तो है ही नहीं है। चुकाना तो कौन सा दर्शन आ गया? ऐसा आम आदमी सोचता है, उसी को बोलते हैं लोकायत दर्शन। कौन सा दर्शन? ठीक है, आप लोग तो नहीं हो ऐसे, है ना? अभी नहीं, बाद में कर ले। कौन सा दर्शन? तो अब बताइए, ब्राह्मण धर्म के विरोध में कौन कौन आ गया? 1 2 3 4 आ गया। इसलिए इसको कौन सा बोलते हैं? धार्मिक विविधता। ठीक। इनमें ब्राह्मण धर्म का विरुद्ध लक्ष्य क्या था भाई? मोक्ष। जैन का कैवल्य। जैन का क्या है? कैवल्य। बौद्ध का निर्वाण। बौद्ध का निर्वाण है। और उपनिषद का दर्शन जो है वो क्या कहेगा? तर्कों पर आधारित है। वो बोलेगा कि कोई मोक्ष वोक्ष नहीं मिलता। उपनिषद कहेगा आपके पास आपकी आत्मा है। क्या है? उस आत्मा को ऊंचा बनाओ। ऊंचा बनाने को परम बोलते हैं। तो इनका लक्ष्य होगा परमात्मा। जोड़ दूं? आत्मा को ही क्या करना है? ऊंचा बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? परमात्मा बन जाएगी। मतलब आपके भीतर ही सब कुछ है और उसी को क्या करना है? ऊंचा बनाना है। तो उसका नाम लक्ष्य क्या हो जाएगा? परमात्मा। आत्मा को ऊंचा बनाने के लिए आत्मा का ही साक्षात्कार करना है, यानी अपनी आत्मा को स्वयं ही क्या करना है? पहचानना है। उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब ब्रह्मा जी से मिलना नहीं है, न विष्णु जी से मिलना है, न गणेश जी से मिलना है, बल्कि किससे मिलना है? अपने आप से मिलना है। अपने आप को पहचानना है। और जिस दिन आप अपने आप को पहचान लोगे उसको क्या बोलेंगे? तो दर्शन का लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार। परम आत्मा। कैसी आत्मा? परम आत्मा। यानी परमात्मा का मतलब पता हुआ आज क्या होता है? भगवान नहीं होता परमात्मा का मतलब। आपकी आत्मा ही क्या होती है? उच्च अवस्था में आ जाती है। उसी को क्या बोलते हैं? जैन और बौद्ध दोनों आम आदमी थे, उन्होंने केवल यही किया, अपने आप को पहचाना। यही बात आगे चल करके अरविंदो पहचान गए, यही बात आगे चलकर विवेकानंद पहचान गए अपने आप को, और यही बात आगे चलकर गांधी पहचान गए। कौन? गांधी। इसलिए जब भारत आजाद हुआ तो गांधी जी के लिए कोई पद नहीं था, इतना बड़ा व्यक्तित्व बना लिया था। इसलिए आखिरी में कोई पद नहीं था तो उनको राष्ट्र का पिता बोल दिया। क्या बोल दिया? जबकि राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्र का पति बनना पड़ गया। कुछ समझ आया? क्या क्या बने? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने का मतलब हुआ कि पद की लोलुपता है, और राष्ट्र का पिता बनने का मतलब है कि अब उसके आगे कोई पद होता ही नहीं है, क्योंकि पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। ठीक है? हाँ, कुछ समझ में आ रही बातें? उस लेवल तक आदमी पहुंच गया। उन्होंने क्या कर लिया है? क्या कर लिया भाई? आत्म साक्षात्कार। ठीक।
तो आपको भी यही सोचना है कि इतना बड़ा ओहदा बनाओ कि आपका क्या हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए। और जब आपका आत्म साक्षात्कार हो जाएगा आप बहुत ऊंचाई पे जाओगे। आज से गोल मिल गया है, क्या बनना है, क्या करना है, क्या मिशन है। जरूरी नहीं है कि आप MPPSC में सिलेक्ट हो जाएं, जरूरी ये है कि आपको एक अच्छा व्यक्तित्व बनना है, विराट व्यक्तित्व, क्या, इसलिए दिव्य व्यक्तित्व बनना है। कैसा व्यक्तित्व, इसलिए आप दिव्य में आए हो। प्रोडक्ट किसके बनना है, दिव्य का। दिव्य जो होता है वो बहुत विराट होता है, वो छोटा नहीं सोचता, हमेशा क्या सोचता है, बड़ा सोचता है। तो बड़ा सोचो, दिव्य बनो, दिव्य के प्रोडक्ट बनना है। किसके, और अंतिम गोल क्या है, आत्मदीपो भव, अपना विकास खुद करना है। ठीक है, मैं आपका सहयोग करूंगा क्या करने में, आत्मदीपो भव में। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि अब मैंने यह तो बोल दिया कि आत्मदीपो भव तो आप फिलोसफर बन गए और बोले घर वालों को अब तो हम कोचिंग वोचिंग नहीं कर रहे, हम तो क्या करेंगे। तो पिताजी बोलेंगे कि अरे किन से पढ़ लिया था बेवकूफ। इस पर एक छोटी सी बात कह दूं, UPSC में कई सारे गार्जियंस जो अपने बच्चों को फिलॉसफी नहीं दिलवाना चाहते, तो कई जो है बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो कहते हैं बेटा फिलॉसफी रख दिया, दूसरा ले ले, कहीं मैं तेरे को खोना नहीं चाहता। क्या नहीं करना चाहता, खोना नहीं चाहता, क्योंकि तूने अगर कहीं दिल पर ले लिया, किस पर, दिल पर ले लिया बोलते हैं ना, तो बोले कहीं और चला जाएगा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अंतिम समय में मेरा सहारा कौन बचेगा, सही है कि नहीं, बुढ़ापे का तो सहारा चाहिए ना। क्योंकि अब वो अगर ऐसा बन गया कि वो सांसारिक जीवन से कट ही गया, सांसारिक जीवन से कट गया तो फिर उसका तो बेहाल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमको सांसारिक जीवन में यहीं रहते हुए गुरु नानक जैसे काम करना है। गृहस्थ जीवन में रह के मोक्ष प्राप्त करने वाली बात कहते हैं। कहाँ पर रहकर, यहीं रहना है, यहीं पर झेलना है, यहीं पर झिलाना है और आगे बढ़ना है, लड़ना है, जीतना है। आने दीजिए कोरोना, डेल्टा, ओमिक्रॉन और न जाने कितना, लड़ेंगे। हाँ, मोक्ष मत सोचो, अब मोक्ष से आगे बढ़ो यार। कौन सा, आत्म साक्षात्कार, कौन सा भाई। अभी क्या है, जब आप धीरे धीरे हमारी दार्शनिक बातों पर आओगे, मतलब हमारा जो दर्शन का लक्ष्य है ना, क्या, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, जैन, बौद्ध, फिर शंकराचार्य, उस लेवल को आप बहुत अच्छे से टच कर जाओगे। ठीक है कि मैं भी बार बार मोक्ष बोलूंगा, क्या बोलूंगा, मोक्ष, लेकिन अंदर मेरे क्या है, आत्मदीपो भव, आत्म साक्षात्कार है। भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग होता है। कौन सा मार्ग, भक्ति मार्ग वो व्यक्ति करता है जो विकलांग है, दिव्यांग है, कमजोर है, तो कुछ नहीं कर सकता, तो क्या करेगा, जय राम श्री राम करेगा ना, क्योंकि उसके बाद यही विकल्प बचा है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, कर्म मार्ग, जो साहसी होता है वो कर्म मार्ग को अपनाता है। ठीक है, और पूरे विश्व में हर जगह जाकर अपने कर्म से प्रचार करेगा, लाखों लोगों को जीवन दान देगा। रोजगार देना भी एक प्रकार का क्या है, जीवन दान। और तीसरा क्या होता है, ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि शंकराचार्य भी उसी पर फोकस थे। कौन, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी दौलत है जिसको कोई चुरा ही नहीं सकता, कोई नहीं चुराने वाला। धन चुराया जा सकता है, क्या नहीं चुराया जा सकता, ज्ञान। बचपन में खूब सिखाया होगा पिताजी ने, है ना, ज्ञान प्राप्त कर लेना, वो कभी नहीं चुराया जाएगा। हमारे फादर बचपन से हमको यही कहते थे, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज्ञान इतना प्राप्त कर लेना कि जहाँ जाओ वहीं पर आपको लोग सुने। हमने वो कर लिया। हमारे लिए तो हमारा आत्म साक्षात्कार क्या है, हमारे द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान है। जैन कैवल्य की बात करता है, वो भी ज्ञान की बात करता है कि जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, अज्ञानता से बाहर निकलने का, ज्ञान आ जाएगा। देखिए, ज्ञान आपका सब कुछ डिसाइड करता जाएगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। क्योंकि ज्ञान के धरातल पर जब आप शिखर पर पहुंचते हो, तब आप बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करने लगते हो, बहुत सारी चीज़ों को, है ना। कोई आपको गाली भी देगा तो आप कहोगे अरे ठीक है यार, छोड़, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने क्या प्राप्त कर लिया, ज्ञान। बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त कर रहे थे तो 4 लोगों को इसी काम में लगाया गया था कि शराब पी के जाना है और रोज गाली बकना है। 2-3 महीने तक वो रोज गाली बकते थे, उनको वो ज्ञान में लगे थे। ठीक, 4 महीने बाद वही लोग उनके सबसे अच्छे शिष्य बने। उन्होंने देखा कि यार गाली दे रहे हैं, लगे नहीं रही गाली,
तो हृदय परिवर्तन हो गया। तो किसी का हृदय परिवर्तन कराना है तो गांधी जैसा वही कहते हैं, बुद्ध की बात है ना, कि किसी ने अगर गाल पे एक चाटा मार दिया तो दूसरा गाल दे दो। हमारे में से कितने ऐसे तैयार हैं? है क्या तैयार? नहीं है ना। ठीक है, चलिए, तो ज्ञान के लिए ज्ञान की खोज में लगते हैं। ज्ञान पर काम किया, बहुत सारी बातें हुई, आज बहुत सारी इधर उधर की बातें हो गई, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी गए हम, लेकिन अब पता चला कि क्या करना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करें। नमस्कार।